मैनुअल एंट्रीज करते करते टाइम भी ज्यादा लगता है और कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, और मुझे अब अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, उसे अपग्रेड करना है। पर सोल्यूशन क्या है? अरे मैडम इतनी क्यों टेंशन लेना, ये सारा काम आप कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स के ऊपर। वो कैसे? देखिए पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया कि कैसे आप ज़ोहो बुक्स का यूज़ करेंगे, वो भी एआई के साथ। कैसे आप अपने क्लाइंट को रीच करेंगे, आप अपने क्लाइंट तक पहुंचेंगे, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे उनका काम कंप्लीट करेंगे। क्लाइंट आपसे क्या करवाना चाहता है, वो भी आपको टाइम ड्यूरेशन का भी आपको ध्यान रखना होगा कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप अपने क्लाइंट का काम कंप्लीट करके दें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको करवाया है वेंडर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कस्टमर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, आइटम क्रिएशन कैसे करेंगे, परचेज बिल, सेल बिल कैसे बनाएंगे, वो भी एआई की हेल्प से। तो ये सारा काम मैंने करवाया। तो आप भी मेरे साथ अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें ऐड कीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और जो भी डेटा का मैंने यूज़ किया है वो भी पर्टिकुलर डेटा मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आप भी इस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को दिनेश सर के साथ कंप्लीट कीजिए एंड अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर लीजिए। डेटा आपको, टाइम स्टैम्प आपको, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलने ही वाला है। और साथ ही साथ में अगर आप ज़ोहो बुक्स को लाइव सीखना चाहते हैं तो हमारा लाइव कोर्स आ रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको या तो हमारी वेबसाइट विजिट करनी है या फिर आप हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे मिल जाएगी, या फिर आप गिवन नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए एंड वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको ज़ोहो के बारे में, आपके इंटरव्यूज के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में सारी चीजें बहुत ही डिटेल में सिखाई जाती है। ये है आपका मॉडर्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम डायरेक्टली चलेंगे हमारे क्लाइंट के डेटा पर कि क्लाइंट हमसे क्या क्या करवाना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ड्राफ्ट दिखा देता हूं जो क्लाइंट ने हमें दिया है। इसी तरीके से जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपको भी आपका क्लाइंट ऐसे ड्राफ्ट दे सकता है कि वो आपको उस ड्राफ्ट में बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या क्या टास्क रहने वाले हैं, वो सब। तो सबसे पहले मैं जो क्लाइंट का डेटा है वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने एक अलग से फोल्डर बना दिया, इसमें सारी चीजें हैं जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की हैं। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे, रोहित गारमेंट्स का हमें क्या करना है, सेटअप करके देना है। तो देखिए रोहित गारमेंट्स ने हमें एक ड्राफ्ट बना करके दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये ड्राफ्ट हमें कब दिया गया है, 5 जुलाई 2026 को। इसमें अब सब्जेक्ट क्या दिया गया है, वर्क ऑर्डर ज़ोहो बुक अकाउंटिंग सेटअप। यानी हमें क्या करके देना है, ज़ोहो बुक्स अकाउंटिंग सेटअप करके देना है, बैकलॉग एंट्री। अभी बैकलॉग एंट्री का क्या मतलब है, यानी कि बैक डेट की उसे एंट्रीज पास करवानी है ज़ोहो बुक्स के अंदर। हो सकता है क्लाइंट अभी तक रफ काम कर रहा हो, यानी नोटबुक में, रजिस्टर में अकाउंटिंग करता रहे, जिसे हम मैनुअल अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो अपना सारा डेटा को एक्सेल पर अपलोड करता है। बट अब उसे क्या करना है, मैनुअल या ट्रेडिशनल अकाउंटिंग को छोड़कर मॉडर्न अकाउंटिंग को उसको चूज करना है। तो अब वो अकाउंटिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर को चूज कर रहा है, ज़ोहो बुक्स को। तो उसने हमें चुना है कि हम उसके डेटा को ज़ोहो बुक्स पर क्या करें, अपलोड करके दें। तो अब उसकी जो बैक डेट की एंट्रीज हैं या बाकी एंट्रीज है, उन्हें हमें करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट टास्क लिखा हुआ है। बाकी एक बार आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि वो हमसे क्या क्या करवाना चाह रहा है। तो देखो रोहित गारमेंट्स ने क्या क्या लिखा है, आई स्टार्टेड रोहित गारमेंट्स। क्या उसने क्या किया था, रोहित गारमेंट्स नाम से एक बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। रिटेल एंड होलसेल बिजनेस, जिसका रिटेल और होलसेल का बिजनेस है, जनवरी 2026। यानी बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, जनवरी 2026 में, न्यू ही है, ठीक है। टिल नाउ ऑल माय परचेज, सेल एंड पेमेंट रिकॉर्ड्स हैव बीन मेंटेन मैनुअली। यानी अभी तक उसने जितना भी सेल, परचेज, पेमेंट रिसिप्ट किया है, सब काम मैनुअली रिकॉर्ड किया है, ठीक है, रफ नोटबुक्स में, रजिस्टर्स में। बट अब वो क्या चाहता है, आई वॉन्ट टू मूव माई कंप्लीट अकाउंटिंग टू ज़ोहो बुक्स। अब वो अपनी कंप्लीट अकाउंटिंग को ज़ोहो बुक्स पर मूव करना चाहता है, ठीक है। तो वो अब हमसे ये चाहता है कि हम उसके डेटा को मैनुअल अकाउंटिंग से ज़ोहो पर अपलोड करें, यानी बैकडेट की एंट्री भी करें, और जो प्रेजेंट का काम चल रहा है वो भी हम उसको करके दें। यहाँ तक कि सारी रिपोर्ट को रेडी करके दें, जीएसटी रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो सब वो हमसे करवाना चाह रहा है। तो देखिए टास्क क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रोहित गारमेंट्स का ज़ोहो बुक्स पर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना होगा, यानी कंपनी क्रिएट करना होगा। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें उससे रिलेटेड सारे अकाउंट्स यानी चार्ट्स ऑफ अकाउंट बनाने। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो हमारा एडवांस वीडियो रहने वाला है,
ठीक है। तो इसमें मैं जैसे कि ऐसा नहीं करवाने वाला, एज ए बिगिनर लेवल आपको सारी चीज़ें कि यहाँ से अकाउंट बनेगा, परचेज किसे बोलते हैं, सेल किसे बोलते हैं, इन्वेंट्री का मतलब क्या, नहीं। हम डायरेक्टली एडवांस लेवल की इस बार करने वाले हैं क्योंकि हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखना है सब कुछ, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने ज़ोहो बुक्स का एक 11 आवर्स का वीडियो बनाया हुआ है जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इन डिटेल ये सारी चीज़ें सीखना, ज़ोहो बुक्स प्लस ज़ोहो इन्वेंट्री, तो आप हमारे लाइव कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं रोहित के डेटा की ओर, जो जो हमसे करवाना चाहते हैं, पर हम फिर से रीड कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है। फिर उसके बाद हमें जो रोहित गारमेंट्स के अंदर जो उसके कस्टमर हैं, डेटर्स है ना, या वेंडर हैं, सप्लायर हैं, आइटम्स है, वो सारे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, चाहे वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट हो या फिर अदर कोई चीज़। साथ में फिर हमें क्या करना है, उनकी एंट्री को रिकॉर्ड। अब देखो यहाँ पर मैं एक एक आइटम रिकॉर्ड करके नहीं दिखाऊंगा, ना एक एक कस्टमर। अब हम क्या कर रहे हैं, एडवांस अकाउंटिंग। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करना सिखाऊंगा एआई के थ्रू। कैसे एआई के थ्रू हम सारी चीजें करेंगे, यानी जो हमें मैनुअली अगर हम करते हैं तो मैनुअली में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम में ये काम कर कर देना है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, एआई की। प्लस में वहां पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे, यानी डेटा को बल्क में इंपोर्ट करना, डेटा को बल्क में एक्सपोर्ट करना, जिससे क्या होगा, सारा काम जल्दी हो जाएगा, आपको ज्यादा उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो आगे मैं बात करूं तो कस्टमर क्रिएट करेंगे, वेंडर क्रिएट करेंगे। क्रिएट का मतलब है इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली, और जो बैक डेट की एंट्रीज हैं, चाहे वो परचेज का हो या सेल का, वो भी हम डायरेक्टली इंपोर्ट ही करने वाले, एक एक करके एंट्री नहीं करने वाले। डेटा मैंने इस हिसाब से बनाया, कुछ डेटा में आपको मिस्टेक भी मिलेगा, ताकि अगर आप कल को खुद से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपके सामने वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कैसे फेस करना है, ठीक है। तो डेटा में काफी सारी मैंने मिस्टेक भी रखी हैं। ऐसा नहीं कंप्लीट डेटा इंपोर्ट भी होने वाला है, कुछ ट्रांजेक्शन इंपोर्ट नहीं होंगी, उन्हें हमें मैनुअली इंपोर्ट करना सीखना है कि किस तरीके से वो ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट होंगी। क्लियर है। फिर आगे जाके पेमेंट हो गई, रिसिप्ट होगी, उनकी भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ही करने वाले हैं, ठीक है। फिर जब हम सारा काम कर लेंगे, हम हमारा ओपनिंग स्टॉक भी चेक करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे। अगर स्टॉक में कोई गड़बड़ी मिलती है फिजिकल गोडाउन और ज़ोहो बुक्स गोडाउन में, तो स्टॉक को करेक्शन भी किया जाएगा, एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। लास्ट में जब सब काम हो जाएगा तो उसके बाद में रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाएंगी, जीएसटी रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी। तो ये सब हम काम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस किया तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो लाइन वाइज चलेंगी, सीरियल वाइज चलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब रोहित गारमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। तो देखिए, ज़ोहो बुक्स पर कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप डायरेक्ट ज़ोहो बुक्स पर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और वो लिंक से अगर आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो वो आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लिंक किस तरीके से आपको दिखने वाला है। तो जब यहाँ पर आप जाएंगे, मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये लिंक रहेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर, तो डायरेक्ट जो ज़ोहो की साइट है वो ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए मुझे दिखा रहा है यू हैव लॉग इन एज learn.expert@gmail.com, यानी मैंने ऑलरेडी मेरी जो ईमेल आईडी है learn.online.expert@gmail.com, उससे ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ, इसे लॉगिन किया हुआ है। आपके सामने क्या होगा, एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब आपको दूसरा तरीका बताता हूँ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का। अब आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर जाके आपको ज़ोहो बुक सर्च करना है। वैसे तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि लिंक से ही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें, या फिर आप ये भी तरीका अपना सकते हैं ज़ोहो बुक्स पर। ज़ोहो बुक्स पर जाएंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरीके से नहीं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको ज़ोहो बुक या फ्री पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोहित गारमेंट का क्या कर रहा हूँ, बिजनेस क्रिएट कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि रोहित गारमेंट एक बिजनेस यूजर है, टैक्स कंसल्टेंट है या स्टूडेंट है। तो रोहित गारमेंट कौन है, बिजनेस यूजर है। फिर यहाँ पर कंपनी नेम रोहित गारमेंट, ईमेल एड्रेस, रोहित का मोबाइल नंबर, फिर उनके लिए पासवर्ड जनरेट करेंगे, और फिर यहाँ से वो जिस भी सिटी से हैं वो सिटी हम यहाँ पर
डाल देंगे, अपलोड कर देंगे और टर्म एंड कंडीशन एग्री करके क्रिएट माय अकाउंट कर देंगे। अब यानी कि रोहित का जो अकाउंट है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। बट मैं यहाँ से क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज़ोहो बुक्स में लॉग इन किया हुआ है। तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है मैं उसमें ही एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम रोहित का जो है कंपनी सेटअप करेंगे। तो डायरेक्टली अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे वाले लिंक पर आ जाता हूँ जो मैंने खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो यहाँ से हम जाएंगे और मैं गूगल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ज़ोहो बुक्स। ज़ोहो बुक्स लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से लॉगिन करना है। देखिए ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो एक्सेस ज़ोहो बुक दिखा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेस नहीं दिखेगा, ठीक है। फ्री का भी ऑप्शन यहाँ से आ सकता है। हाँ, अगर आपने ईमेल से और अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया है तब आपको यहाँ पर एक्सेस ज़ोहो बुक दिखने वाला है और यहाँ पर आपको अपनी आईडी दिखेगी कॉर्नर में, देखिए माय अकाउंट के नेम से। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट एक्सेस ज़ोहो बुक पर जाऊँगा। देखिए अब यहाँ से क्या है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी बनी हुई है वो ओपन हो गई है। यानी ये अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये डैशबोर्ड है ज़ोहो बुक्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, होम का ऑप्शन मिल जाएगा, आइटम्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इन्वेंट्री ऑप्शन मिल जाएगा, सेल, परचेज। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ज़ोहो बुक्स और व्यू में भी बताया था, ये पूरे साइकिल के रूप में काम करता है, सिर्फ एंट्री नहीं। देखो अगर मैं सेल्स के ऑप्शन पर जाऊं तो कंप्लीट यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। कस्टमर क्रिएट करना, कोटेशन बनाना, सेल ऑर्डर बनाना, इनवॉइस बनाना, रिकरिंग इनवॉइस बनाना, डिलीवरी चालान क्रिएट करना, पेमेंट रिसीव करना, यानी पूरा साइकिल दिया हुआ है किस तरीके से हम सारा काम कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, ये तो मेरी ऑलरेडी जो पहले से बनी हुई कंपनी है वो है, मुझे एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, ठीक है। और देखिए पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले थोड़ा सा मैं डैशबोर्ड समझा देता हूँ। हालांकि मैंने कहा था थोड़ा सा एडवांस ही रहने वाला है ये, फिर भी थोड़ा बहुत आपको मैं डेस्कटॉप और ये डैशबोर्ड है इसके बारे में बता देता हूँ। अब देखिए ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है डैशबोर्ड, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, साइड्स में सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हमें जाके ट्रांजेक्शन्स करना है, क्रिएट करना है, सब चीज़ें। इसके अलावा आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार भी दिया हुआ है, कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। वहीं आपको एक गियर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो जो कंपनी आपने क्रिएट की है जैसे कि एबीसी एंटरप्राइजेस, तो ये एबीसी एंटरप्राइजेस की ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एबीसी उसकी सेटिंग्स है। अगर आपको प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ सेटिंग चेंज करना है, ब्रांड से रिलेटेड करना है, यूजर एंड रोल से रिलेटेड सेटिंग्स चेंज करनी है, वो सब सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है। सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, वो सब। तो जब हम काम करेंगे, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो हम इन्हीं सेटिंग्स पर आके क्या करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। हालांकि ये मैंने जो वीडियो पहले बनाया हुआ है उसमें ये सारी सेटिंग्स एक एक ऑप्शन मैंने ऑन ऑफ करके आपको बताया कि किस तरीके से सारा काम किया जाता है। तो चलिए अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से सेटिंग्स को तो कर देंगे क्लोज और अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, मैनेज पर जाएंगे और यहाँ से अब आपको एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। आप क्या करना है, मुझे ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन करना है। अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताइए। तो हम किसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, रोहित गारमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, रोहित गारमेंट्स, ठीक है। ये बना दिया। ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन, तो रोहित कहाँ से हैं हम यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे 07 यानी रोहित दिल्ली से हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या रहेगा, दिल्ली। तो फिलहाल हम यहाँ पे लोकेशन इंडिया कर दिया। अब यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड करेंगे। इसके बाद अब कंप्लीट डिटेल आप यहाँ से डालेंगे। रोहित गारमेंट्स इंडस्ट्री, अब उनका जो बिजनेस है वो कैसा है, उनका रिटेल एंड होलसेल बिजनेस है। तो यहाँ से हम सर्च करेंगे रिटेल एंड होलसेल। तो देखिए रिटेल पर था, ऑलरेडी रिटेल पर था, बट मैं आपको बाकी और भी ऑप्शंस दिखा देता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर, आर्ट, डिजाइन, ऑटोमोबाइल भी मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा, ऑटोमोटिव भी मिलेगा और कंसल्टिंग भी है। अगर कोई आपका सर्विस बिजनेस है तो वो भी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट, सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब मुझे रिटेल्स पर जाना है, तो रिटेल, ई कॉमर्स एंड ऑफलाइन में दोनों ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो रिटेल और होलसेल ये आपका आ गया है। अब इसके बाद आपने ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अब आपको अपना स्टेट बताना है। तो रोहित का जो स्टेट है वो है दिल्ली, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया।
इसके बाद करेंसी लैंग्वेज इंग्लिश रखना है। आगे चलेंगे। अब कह रहे हैं इन दिस बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी। क्या रोहित गारमेंट्स जीएसटी में रजिस्टर्ड है? बिल्कुल। अगर देखो भूल जाते हो आप जीएसटी डालना तो कंपनी को आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो और बाद में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट मुझे पता है कि रोहित के पास जीएसटी नंबर है तो मैं अभी ही कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और इसको यस करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, एंटर यूर जीएसटी आईएन नंबर। तो जैसे कि आपको पता है मैं आपको करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अब रोहित का जीएसटी नंबर लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे खुद से जीएसटी नंबर बना लेते हैं, जो भी रोहित का जीएसटी नंबर है 07, क्योंकि रोहित कहाँ से है, दिल्ली से है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि पैन कार्ड नंबर आएंगे। अब जीएसटी नंबर के बारे में बता दूं मैं, 15 डिजिट का होता है। फर्स्ट 2 कोड आपके स्टेट कोड होंगे, जैसे 07 रोहित दिल्ली को क्या करता है, इंडिकेट करता है। उसके बाद अब जो रोहित का पैन कार्ड है वो यहाँ पर आएगा, जो कि 10 डिजिट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बना दिया, रोहित का पैन कार्ड बना दिया। एक चीज को नोट कीजिएगा, 4th नंबर पर हमेशा पैन कार्ड पर यही बताता है कि पैन कार्ड जो है किसका है, फर्म का है, कंपनी का है, इंडिविजुअल का है, किसका है। ठीक है, तो 4th पर अगर पी है तो प्रोप्राइटर है, एफ है तो फर्म है, सी है तो कंपनी है, एच आता है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब हम आगे इसका पैन कार्ड जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए ये हमने रोहित का क्या कर दिया, पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड कर देंगे। सारा काम हो गया है। ये था ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, यानी हमने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कैसे की जाती है। देखिए अब यहाँ पर आपका रोहित गारमेंट्स आ गया है। देखिए देखिए रोहित गारमेंट्स पर ब्लू टिक है, यानी अब जो कंपनी ओपन है, ऑर्गेनाइजेशन ओपन है, वो रोहित गारमेंट्स ओपन है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हमें एक एक चीज चेक करना है। सबसे पहले तो देखिए मैं जब आइटम पर जाऊंगा, अभी एक भी आइटम यहाँ पर क्रिएट नहीं है। ऐसे ही अगर मैं सेल पर जाऊंगा, अगर मैं कस्टमर पर जाऊंगा तो एक भी कस्टमर यहाँ पर क्रिएट नहीं है। ये न्यू कस्टमर क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। इनवॉइस पर जाऊंगा तो देखिए एक भी इनवॉइस क्रिएट नहीं है। कुल मिलाकर अभी आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है। चाहे मैं बैंकिंग पर जाऊं तो कोई भी बैंकिंग डिटेल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ना परचेज डिटेल है, ना सेल डिटेल है, कोई भी डिटेल यहाँ पर ओपन नहीं है। अब अगर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम आए तब ये गियर बॉक्स पर जाएंगे और इसकी सेटिंग्स में से जो जो हमें चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, अगर मान लीजिए आप जीएसटी नंबर डालना भूल जाते, जीएसटी रजिस्टर्ड करना भूल जाते, तो हम यहाँ से भी टैक्सेशन के ऑप्शन पर जाके तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते थे, जीएसटी रजिस्टर्ड कर सकते थे। जैसे जीएसटी सेटिंग पर जाते और यहाँ पर हम क्या कर देते, पार्टी का जीएसटी नंबर फिल कर देते। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया है। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, तो जो डेटा रोहित ने दिया है वो एक एक टास्क को कंप्लीट करना है। तो पहला टास्क हमारा क्या हो गया है, हमने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट। अब अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। तो देखिए हम जोहो बुक्स पर काम कर रहे हैं और जोहो एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और इसमें आपके पास काफी सारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट यानी ग्रुप्स एंड लेजर ऑलरेडी बने हुए मिल जाते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पर जाएंगे अकाउंटेंट के ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एक बार हम पहले बाहर आ जाते हैं सेटिंग्स से। सेटिंग्स को हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद जब आप नीचे अकाउंटेंट के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट के ऑप्शन मिलेगा। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट नेम यानी आपके लेजर्स, अकाउंट टाइप यानी आपके ग्रुप्स, ठीक है, ये ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो देखिए सभी सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी के लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, ये सारे लेजर आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो अब जो जो लेजर हमें बनाने हैं वो हम क्रिएट करेंगे। अब जो नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे लेजर बने हुए हैं तो सारे लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, यानी अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, बट टास्क को देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के बाद क्या करना है। तो यहाँ पर बताया गया आइटम मास्टर क्रिएशन, यानी अब हमें क्या करना, आइटम क्रिएट। अब रोहित ने जैसा कि कहा था कि उन्होंने जनवरी 2026 में बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, और हमें क्या करना है, जून जुलाई का डेटा क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। बाकी उसने और नहीं कहा है, केवल यहाँ पे मेंशन किया है कि उसे क्या करना है, जून और जुलाई का डेटा ही क्या करना है। देखो मई एंड जून, मई एंड जून की बैक डेट की एंट्री करनी है और जो प्रेजेंट में जुलाई चल रहा है उसकी ही एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो
अभी रोहित ने मई में जून में काफी सारा बिजनेस कर लिया होगा, काम कर लिया होगा, तो बहुत सारे आइटम ऑलरेडी क्रिएट होंगे। तो हम रोहित से डिमांड करेंगे कि रोहित आपका जो भी डेटा है वो हमें सेंड कर दीजिए। अगर रोहित का रफ डेटा हुआ यानी रजिस्टर्ड में डेटा हुआ तो कैसे हम उसे इंपोर्ट करेंगे, और यदि एक्सेल में डेटा हुआ तो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो अगर एक्सेल में डेटा है रोहित का तो हम कैसे करेंगे, और रजिस्टर में तो कैसे। तो मैं आपको दोनों टर्म एंड कंडीशन में सिखाना चाहूंगा कि अगर रजिस्टर का डेटा है तो उसे कैसे एआई की हेल्प से हमें प्रिपेयर करना है कि हम रो बुक्स में आसानी से इंपोर्ट कर सकें, हमारा टाइम बच जाए। और अगर एक्सेल में डेटा है तो उसे हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो कैसे एआई की हेल्प से हम उसे इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आपको कंप्लीटली एआई का यूज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो डेटा बनाया वो सारे डेटा को मैं दिखा देता हूँ। देखिए रोहित ने हमें क्या दिया, यहाँ पे एक्सेल का डेटा दिया, उसके कस्टमर का डेटा, आइटम्स का डेटा, पेमेंट का डेटा, परचेज बिल, सेल बिल, वेंडर, यानी पेमेंट से लेकर रिसिप्ट से लेकर सारा डेटा उन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक्सेल के ऊपर। तो ये डेटा तो मैं आपको इंपोर्ट करना बताऊंगा ही, लेकिन क्या हो अगर रोहित का ये जो रफ डेटा है ये हमें, अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यानी रोहित ने इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स कर रखे नोटबुक के अंदर, जैसे वर्मा गारमेंट स्टोर का बिल बाकी है 2500 रुपये से, उनको 3 शर्ट्स सेल किए थे ब्लू कलर साइज L, 2 जींस सेल किया था। यानी इस तरीके से उन्होंने नोटबुक में लिख रखा है। तो इस डेटा को कैसे इंपोर्ट करोगे, समझने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे एआई का। तो देखिए ये जो रोहित का रफ डेटा है, अब मैं इसको आपको रेडी करना सिखाऊंगा एआई के थ्रू, कि कैसे रेडी करेंगे हम उसमें इंपोर्ट करने के लिए, जोहो बुक्स में इंपोर्ट करने के लिए। तो देखिए अब मैं रोहित का रफ डेटा आपको इंपोर्ट करना सिखा रहा हूँ, रेडी करना सिखा रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए जो क्लाइंट आपको आपका एक्सेल का डेटा देता है, अगर वो ज़ूम इंपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि क्या कंडीशंस रहती हैं कि जैसे टैली हो, ज़ोहो, इन सब का खुद एक फाइल फॉर्मेट रहता है, एक्सेल का फॉर्मेट रहता है। अगर वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेगा तो वो डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। तो अगर जो एक्सेल का डेटा आपको क्लाइंट ने दिया है वो अगर सपोर्टेड डेटा ना हो तो उस अनसपोर्टेड डेटा को भी हम एआई से सपोर्टिव करा सकते हैं। तो मैं आपको रफ डेटा करवा के दिखा रहा हूँ, आपको ठीक एज इट इज एक्सेल वाला डेटा भी करना है। तो अब हम एआई की हेल्प से कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एआई को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम जिस एआई को यूज करेंगे वो एआई का नाम है क्लाउड एआई। ठीक है, मैं क्लाउड एआई का ही यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जोहो बुक्स और क्लाउड एआई आपस में इंटीग्रेशन भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी 11 आवर्स का वीडियो बनाया, उसमें मैंने उसके अलावा जैसे जो हमारी लाइव क्लास भी होने वाली है उसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली एआई का यूज भी बताने वाला हूँ। जैसे कि क्या, अभी तो मैं एआई से डेटा आपको रेडी करके बताने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बिना डेटा रेडी किए भी अपना सारा काम जोहो बुक्स में कर सकता हूँ मिनटों में। क्यों, क्योंकि क्लाउड एआई और आपका जो जोहो है वो आपस में इंटीग्रेट हो जाता है। यानी होगा क्या, जैसे क्लाइंट का मुझे डेटा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कस्टमर का डेटा दिखाई दिया। ठीक है, ये मैंने आपको ओपन कर दिया एक्सेल का डेटा। मैं इस डेटा को क्लाउड एआई पर पेस्ट करूंगा और क्लाउड एआई को ही मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि जो डेटा है ना मेरा, इसको आप इस कंपनी के अंदर क्रिएट कर दीजिए। वो ऑटोमेटिक सारे कस्टमर क्रिएट कर देगा। यानी आपको इस डेटा को करेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर फाइल अनसपोर्टेड है तो भी क्लाउड एआई उस डेटा को अपना आप आपको क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और जोहो बुक्स की ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये हम बाद में करेंगे, आज वाली क्लास में फिलहाल हम नहीं करेंगे, आज वाले सेशन में। ठीक है, लास्ट में हो सकता है मैं आपको कुछ करके दिखा दूं, एआई को इंटीग्रेट करके दिखा दूं कि किस तरीके से करेंगे, वो बात की बात है। बट पहले हम हमारा फोकस करेंगे कि जो ऑलरेडी डेटा बना हुआ है उसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है, आज हम वो करने वाले हैं। तो फिलहाल ये जो रफ नोटबुक है इसको हम रेडी करेंगे। तो रेडी करने के लिए क्या करेंगे, मैं एआई का यूज करूंगा। तो एआई के लिए मैं क्लाउड एआई का यूज करूंगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, डेटा को रेडी करेंगे। तो हम क्लाउड पर आ गए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो ज्यादा देर तक ये यूज नहीं कर पाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट कोई नहीं, अब मैं न्यू चैट पर जाता हूँ डायरेक्टली और यहाँ से क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट। तो मैं मेरे क्लाइंट का डेटा यहाँ रख देता हूँ, उससे पूछते हैं कि इस डेटा में आपको क्या समझ आ रहा है। ये मेरे क्लाइंट का डेटा है।
क्लाइंट का डेटा, बस हमने इतना लिखा है और अब इससे जानना है कि ये क्या क्या समझ पा रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ देर में आंसर दे देगा। तो सारा गेम है किसका, नेट का गेम है। जैसा कि मैंने बताया क्लाउड एआई भी क्या है, क्लाउड एआई सॉरी ज़ोहो बुक्स भी क्या है, क्लाउड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो सारा काम नेट के थ्रू होगा, नेट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो देखिए आंसर आ गया है। इन्होंने पूरा डेटा देख लिया है। रोहित गारमेंट का शॉप का रफ लेजर है जिसमें कस्टमर सप्लाई स्टॉक सब मिक्स है। ठीक है, आप देखिए इसने ब्रेक डाउन ऑटोमेटिक करके दे दिया है, पेमेंट करना है, पेमेंट मिलना है, ये सारा इसने बता दिया है, स्टॉक समरी वगैरह। बट मुझे क्या करना है, डेटा को रेडी करवाना है। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे एक काम करके दीजिए, मुझे आप इस डेटा में केवल एक केवल आइटम मास्टर के डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि मैं ज़ोहो पर इसे इंपोर्ट कर सकूं, ताकि मैं इसे ज़ोहो में इंपोर्ट कर सकूं। देखिए मैंने इसको सब चीज़ दे दिया, लेकिन एक गलती आप कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए वो डेटाबेस को दे देता हूँ कि मुझे इस डेटा को, अभी एक्सेल में कर तो देगा पर जरूरी नहीं है कि एक्सेल की एकदम रेडी फाइल बना देगा जैसा कि ज़ोहो में चाहिए। तो हम ज़्यादा दिक्कत ना हो, वैसे प्रॉब्लम बार बार आ सकती है पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए तो एक काम हम और कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ज़ोहो बुक्स हमें ना फ्री सैंपल प्रोवाइड करता है, सैंपल। तो मैं क्या करूँगा, वो सैंपल फॉर्मेट अगर इसको दे दूंगा तो ये उसके जैसा ही डेटा में बना करके देगा। ठीक है, जैसे आप ज़ोहो बुक्स पर आ जाइए, ज़ोहो बुक्स पर आ गए, मैं आइटम्स पर जाता हूँ। आइटम इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए आइटम इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे, इसको कट कर दीजिए, 3 डॉट आएंगे, 3 डॉट पर आप जाएंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट आइटम। अब यहाँ से आपको चूज फाइल करना है, लेकिन फाइल तो पहले बनानी है ना। तो यहाँ से एक सैंपल फाइल दी हुई है, मैं सैंपल फाइल पर क्लिक करूंगा और ये सैंपल फाइल क्या हो गई, डाउनलोड हो गई है। देखिए ये सैंपल फाइल एक्सेल की जो ज़ोहो ने ऑलरेडी बना के दे दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इस सैंपल फाइल को कॉपी कर लूंगा, डाउनलोड पर आएंगे, ये हमारी सैंपल फाइल आ गई। इस फाइल को हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और मैं इसमें लिख भी दूंगा, मैंने आपको ज़ोहो बुक्स की एक सैंपल फाइल दी है, तो डेटा उसी के अनुसार रेडी कीजिए। चलिए ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये क्या करेगा, इस डेटा में से केवल और केवल आइटम की डिटेल बना देगा और उस आइटम को मैं इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे वो रेडी है इंपोर्ट होने के लिए। अब उससे होगा कि हमारा टाइम काफी बच जाएगा। ठीक है, ये तो चलो मान लीजिए 10 कस्टमर होंगे, 20 होंगे। अगर मान लीजिए बल्क में कस्टमर हुए, बल्क में सप्लायर हुए, बल्क में आइटम्स हुए, तो क्या करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी शॉप में अगर अलग अलग वैरायटी हो तो आप उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हम सारा काम बल्क में करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, डेटा रेडी करवाना होता है। अब ये मैं डेटा रेडी करवा रहा हूँ, ये डेटा रेडी होने लग रहा है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि काफी बड़ा डेटा है। और ये क्या करता है, बिना एरर के, यानी ये कोशिश करता है क्लाउड एआई कि कम से कम एरर की गुंजाइश हो। हालांकि है तो ये भी एक एआई ऐप ही, गलतियां कर सकता है, बट अगर हम ठीक से काम करेंगे, ठीक से प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट देने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग सा है, हो सकता है आपका तरीका क्या हो, थोड़ा अलग हो। तो जिस तरीके का प्रॉम्प्ट देंगे, जिस तरीके की आप चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, उस तरीके का ये डेटा आपको बना कर देगा। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो जब तक ये डेटा तैयार करते हैं मैं आपको बाकी की चीजें दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं आइटम्स पर आया तो यहाँ पे 0 आइटम दिखा रहा है, कोई भी आइटम नहीं है। और अब हमें क्या करना है, ऐसे चूज फाइल करना है डेटा रेडी होने पर। बट हमें एक बार चेक कर लेते हैं कि डेटा रेडी है। बिल्कुल इसने डेटा बना दिया है। मैं अब यहाँ से क्या करूंगा, डेटा को डाउनलोड। अब ये हमारा डेटा डाउनलोड हो गया है, तो यहाँ पर आके चेक करेंगे तो देखिए आइटम मास्टर ज़ोहो इंपोर्ट डेटा रेडी। अब मैं आ गया ज़ोहो बुक्स पर, यहाँ से फाइल को चूज करूंगा। चलिए अब मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पर मेरी फाइल है, तो यहाँ पे डाउनलोड्स को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं आइटम मास्टर ज़ोहो इंपोर्ट को क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। अब यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए फाइल आ गई है। अब यहाँ पर आप फाइल को रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं,
या फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने स्किप डुप्लीकेट कर रखा है, यानी कोई डुप्लीकेट आइटम दिखे तो उसको क्या कर दे, स्किप। अब हमें चलना है दूसरी फील्ड पर। देखिए इंपोर्ट करते समय आपको 3 फील्ड दिखेंगे, पहला कॉन्फ़िगरेशन का, फिर मैप फील्ड का और फिर प्रीव्यू का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पर जाएंगे। अब नेक्स्ट पर जाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी मैप फील्ड, यानी मैप फील्ड का मतलब है जैसे आइटम नेम में आइटम नेम आना, SKU में SKU हम कर देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट मैप फील्ड है वो सारी हम कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से मेरी सारी मैप फील्ड देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कर रखी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर मान लीजिए जितना मैप फील्ड मेरे पास आ रहा है, अगर आपके पास मैप फील्ड ना आए तो इसका मतलब सेटिंग्स में कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप मैप फील्ड कर रहे हो, ये सारी मैप फील्ड ना आए, ठीक है, जैसे कि मैं एक बार एक और करके दिखाता हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो जब हम नेक्स्ट करेंगे तो अगर मेरा डेटा ठीक होगा तो ये इंपोर्ट दिखा देगा, और ठीक नहीं होगा तो अनइंपोर्ट। तो देखो अभी मैंने क्या किया, आपके सामने एक रैंडम डेटा को, रफ नोटबुक को क्लाउड पर क्या किया, सेंड किया, और उसी डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट करवाया जोहो बुक्स के रिगार्डिंग, और उसने देखो कन्वर्ट कर दिया। तो उसमें केवल 12 क्या थे, लेजर थे, तो सारे 12 के 12 आइटम्स जो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि रेडी हैं बिल्कुल इंपोर्ट होने के लिए। मैं बता रहा था मैप फील्ड ये वाली कि कुछ मैप फील्ड मैंने नहीं करी, जैसे ओपनिंग स्टॉक वगैरह वगैरह, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर मैप फील्ड नहीं हो रही है, और अगर आपका डेटा रेडी है इंपोर्ट होने के लिए तो मैप फील्ड जरूरी नहीं है। दिक्कत कब होता, जब ये डेटा फर्स्ट रो में ना आकर सेकंड रो में आता कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्किप, वहां पर प्रॉब्लम होती, तो फिर हमें वहां पर देखना होता कि कौन सी जरूरी मैप फील्ड है जो नहीं हो रही है। और एक बार मैं फिर से आपको प्रीवियस पे जाके दिखा देता हूँ, ये सारी मैप फील्ड आपको मिलेगी। अगर मान लीजिए ये सारी मैप फील्ड ना मिले तो क्या करें, तो सेटिंग्स पर जाके इन्वेंट्री ट्रैकिंग को भी ऑन करना होगा, साथ ही साथ GST के ऑप्शन, सारे ऑप्शन देखने होंगे। कुल मिलाकर जो आपका एक्सेल का डेटा है जिसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वही सेम फाइल आपकी जोहो में होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप क्लाउड को वो सारी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं जैसे जैसे वो डिमांड करें। अब एक्चुअली में क्या है कि मेरा डेटा तो एक साथ हो गया है, क्योंकि मैंने इसको जोहो की एक्सेल फाइल दे दी थी, बट अगर आपसे ना हो तब बार बार जोहो को स्क्रीनशॉट देना भी पड़ सकता है। बट एक दो बार आप करेंगे जब आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से ये सब चीजें की जाती हैं। तो ये देखिए ये सारी मैं फील्ड दे रही है, अब मैं नेक्स्ट पर जाऊंगा। अभी सारा डेटा रेडी है इंपोर्ट होने के लिए, लेकिन ये केवल एक रफ डेटा मैंने समझाने के लिए बताया था, हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो रियल डेटा है मान लीजिए रोहित गारमेंट्स का, वो अलग है, उसमें केवल 12 आइटम्स ही नहीं है, काफी सारी आइटम्स हैं, तो वो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करना सीखेंगे अभी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको कैंसिल कर देता हूँ, साथ ही साथ में इन्वेंट्री ट्रैकिंग ऑन करना भी बता देता हूँ। तो देखिए राइट साइड में आपको गियर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग्स का ऑप्शन, यहाँ जाना है। अब यहाँ से हम आइटम्स किससे रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल में आइटम्स पर जाना है। आइटम पर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हम लास्ट में यहाँ पर आएंगे इन्वेंट्री ट्रैकिंग। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑन रहना चाहिए, नहीं तो मैप फील्ड क्या होगी, बहुत सारी मैप फील्ड आपको दिखेगी ही नहीं। क्लियर है। तो अब हमने क्या किया कि डेटा भी जान लिया कि रफ डेटा को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। एक बार पार्टी के डेटा पर मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ। चलिए ये पार्टी का डेटा है, तो रफ डेटा हमने दिखा दिया मैंने आपको बना करके किस तरीके से होता है। ये डेटा भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं, अकाउंट्स एक्सपर्ट की ऐप में आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, जहां पर ये सारी PDF या जो PPT है आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, जो हमारा रियल वर्किंग है वो हम करते हैं। तो रोहित गारमेंट का हमें क्या करना है, सारा डेटा हमें जोहो बुक्स पर लेके आना है, सेटअप करना है। तो लाइन वाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर रहे हैं उसको इंपोर्ट करेंगे फिर सेल को, नहीं, सिस्टमेटिक के हिसाब से करना है कि सबसे पहले आइटम इंपोर्ट होंगे, फिर आपको अपने कस्टमर इंपोर्ट करने हैं, देन आपको अपने वेंडर इंपोर्ट करने हैं, क्योंकि जब कस्टमर और वेंडर और आइटम बने होंगे उसके बाद ये परचेज बिल क्या कर सकेंगे, इंपोर्ट। क्योंकि जब तक आइटम नहीं बने होंगे, आपके वेंडर नहीं बने होंगे तो परचेज बिल इंपोर्ट कैसे होंगे, आइटम और कस्टमर नहीं होंगे तो सेल बिल इंपोर्ट कैसे करोगे। तो इंपॉर्टेंट है कि पहले आइटम, कस्टमर और वेंडर सभी चीजों को इंपोर्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम आइटम को इंपोर्ट करेंगे। ये डेटा मैं ऑलरेडी यहाँ से पार्टी से डेटा आया था, तो ये ऑलरेडी डेटा ठीक है। अगर ये भी डेटा ठीक ना हो तो आप इसको जोहो क्लाउड AI को देखकर इसको ठीक करवा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आइटम को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे ये इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं जोहो बुक पर जाना होगा, स्टार्टिंग से देख लीजिए। जैसे मैं सेटिंग्स को क्लोज कर देता हूँ, एक बार होम पेज पर आ जाता हूँ। अब देखिए सबसे पहले आइटम इंपोर्ट करने के लिए हम आइटम पर जाएंगे। अब यहाँ पर आइटम पर जाने के बाद आपको राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से हमें इंपोर्ट पर जाना है, इंपोर्ट आइटम।
फिर यहाँ से हम फाइल को चूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता फॉर्मेट कैसा है तो आप सिंपल फॉर्मेट भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं चूज फाइल पर जाऊंगा और जो कि मेरा डेटा है जोहो पार्टी डेटा, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से मैं आइटम्स को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। फाइल आपकी आ चुकी है, यानी कॉन्फ़िगर हमने कर लिया है। अब हमको नेक्स्ट करके मैप फील्ड को करना है। तो ऑटोमेटिक सारी मैप फील्ड आ रही हैं, तो एक SKU यूनिट शायद गड़बड़ कर सकती हैं, तो हम इसको भी मैप कर देते हैं। चलिए मैप कर दिया और बाकी मुझे लग रहा है कि सारी आइटम्स ठीक है, बाकी सारी चीजें फील्ड मैप एकदम सही से हैं, तो हमें कुछ करने की शायद जरूरत नहीं है। बाकी तो सॉफ्टवेयर बताएगा। अब हम इसको सेव भी कर देते हैं कि हमेशा ये वाली चीजें हमारी सेव रहें। नेक्स्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और अगर टाइम ले रहा है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद इंपोर्ट हो रहा है कि हम काम ठीक कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि गड़बड़ होती है ना, तो ये तुरंत से नेक्स्ट पेज पर चले जाता है और टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब शायद डेटा इंपोर्ट होने लग रहा है, रेडी है। कंप्लीट नहीं तो कुछ डेटा तो इंपोर्ट होगा ही होगा हमारा, इसका ये मतलब होता है। तो देखिए अभी थोड़ा डेटा नहीं, हमारे 70 के 70 आइटम जो है वो रेडी हैं इंपोर्ट होने के लिए, क्योंकि देखिए आइटम दैट आर रेडी टू बी इंपोर्टेड 70 कंप्लीट दिखा रहा है, तो सबसे अच्छी बात है हमारे लिए कि कोई भी हमारा यहाँ पर बग नहीं आया है। अब मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा और ये आइटम आपके देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाएंगे, जोहो पर इंपोर्ट। यानी अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर आप 70 आइटम एक एक करके बनाने जाते तो कितना टाइम लगता। और मैं आइटम आपको ओपन भी करके दिखाऊंगा जब ये इंपोर्ट हो जाएगा कि एक आइटम को बनाया किस तरीके से गया है जोहो बुक्स ने ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर मैं चाहता तो क्लोड AI से भी बनवा सकता था। उसके लिए क्या करना होगा, आपको मैप करना होगा क्लोड AI और जोहो बुक्स को आपस में इंटीग्रेट करना होगा। तो देखिए ये सारा आइटम हमारा इंपोर्ट हो चुका है, तो आप सारा आइटम देख सकते हैं। हालांकि जब हमने रोहित गारमेंट से डेटा लिया है तो देखिए किसी भी आइटम में यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाई देगा। ये जानबूझकर 0 रखा गया ताकि आप परचेज अब जब आप करेंगे तो आपको स्टॉक आइटम दिखेगा, फिर हम सेल करेंगे तो हमारा स्टॉक हमें समझ में आ जाएगा कि हमने इतना परचेज किया और इतना सेल किया, जिससे रिपोर्ट समझ में आ जाएगी। इसलिए ओपनिंग स्टॉक नहीं रखा। अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो वो भी इसमें आ जाता। क्लियर है। तो एक आइटम को हम ओपन करके देख सकते हैं कि आइटम बनाया कैसे जाता है। तो मैं आइटम पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से कंप्लीट देखना है तो आप एडिट करें आइटम को। देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट पर जाएं तो देखिए आइटम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले नेम दिया गया है, तो नेम दिया है किड्स वियर ब्लैक 2-3 ईयर्स, यानी प्रॉपर आइटम बनाया गया है। किड्स वियर है, ब्लैक कलर में है और ये किन लोगों के लिए, 2 से 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए, उनके लिए है। फिर ये हमारे लिए गुड्स है या सर्विस है, तो गुड्स है तो हमने गुड्स किया। यूनिट रोहित गारमेंट पीस में काम करते तो पीस किया। SKU यूनिट बना दी, ठीक है। उसके बाद HSN कोड जो सबसे मैंडेटरी होता है। अच्छा अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ सकती है HSN कोड में, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है आप अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग में HSN कोड 6 डिजिट का मेंटेन रखते हैं। अब हमने बनाया यहाँ पर 4 डिजिट का, तो वो जब तक 6 डिजिट का नहीं बनाएंगे तो सेव नहीं करेगा, बिल्कुल आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं पहले क्या कर दूंगा, अभी सेटिंग्स में जाकर 6 की बजाय 4 डिजिट का ही HSN कोड रिक्वायर कर दूंगा मेरी कंपनी में। तो देखिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये ऑटोमेटिक पहले से हमें डालने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड कलर का स्टार दिखा रखा है, तो बिना ये डाले आप नहीं कर सकते। आगे जाएंगे तो डिफॉल्ट रेट सब चीजें ऑटोमेटिक सेट हैं और हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका डेटा बनकर तैयार, सभी आइटम्स आ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आइटम पर क्लिक करूंगा। टोटल आइटम अगर आपको गिनने हैं तो गिनने की जरूरत नहीं है। बॉटम में आएंगे तो टोटल काउंट दिखा रहे हैं। व्यू पर क्लिक करेंगे तो टोटल आइटम देखिए 70 ये आपको शो कर रहा है। क्लियर हुआ। और ओपनिंग स्टॉक क्या हमारा भी 0 है, ठीक है। और एक बार फिर से मैं एक बार आइटम पर क्लिक करके कुछ चीजें और समझा देता हूँ। तो देखिए ये तो ओवरव्यू है, ट्रांजैक्शन अभी नहीं की गई है तो 0 दिखा रहा है। हिस्ट्री पर जाएंगे तो ये केवल क्रिएटेड दिखा रहा है, किसके द्वारा क्रिएट किया गया। अब यहाँ पर आएंगे तो इन ऑप्शंस का क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं कि वो आगे काम आ सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक, जो स्टॉक आपके पास पहले से है वो आपका ओपनिंग स्टॉक, और जो स्टॉक अभी है एट प्रेजेंट वो आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है, यानी स्टॉक ऑन हैंड, ठीक है। तो अभी स्टॉक ऑन हैंड भी क्या है, 0। क्यों, ओपनिंग स्टॉक 0 है, परचेज किया नहीं, तो स्टॉक ऑन हैंड भी क्या है, 0। जब हम परचेज कर लेंगे तो स्टॉक ऑन हैंड में हमारे पास आइटम आ जाएगा, जितना आइटम होगा वो सारा स्टॉक ऑन हैंड में दिखाएगा। आगे चलते हैं, कमिटेड स्टॉक। देखिए कमिटेड स्टॉक क्या होता है, और वैसे अगर आपको नहीं भी पता ना ये दिखाता भी है। देखिए ओपनिंग स्टॉक पर गया तो देखिए लाइन लिखकर दिखा रहा है द स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, वो स्टॉक जो सेल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसमें भी वही आएगा, करंट स्टॉक अवेलेबल फॉर दिस आइटम,
कमिटेड ये किस लिए होता है, जब मान लीजिए आपने कोई परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर बनाया, मेनली सेल ऑर्डर, आपने मान लीजिए किसी कस्टमर से सेल ऑर्डर ले लिया है, उन्होंने आपसे 10 पीस कहा है कि मुझे भी कुर्ता सेट खरीदना है वुमेन के 10 पीस। तो जब आप सेल ऑर्डर बना दे और अभी तक सेल बिल नहीं बनाया, तो इसका मतलब आप कमिटेड कर चुके हैं कि मैं आपको 10 पीस सेल करूंगा। तो देखिए स्टॉक दैट बीज कमिटेड टू सेल्स ऑर्डर बट नॉट येट इनवॉइस, अभी आपने ये इनवॉइस नहीं बनाया है इनवॉइस, बट आप सेल ऑर्डर बना चुके हैं, इसलिए वो कमिटेड स्टॉक में आ जाएगा। और अवेलेबल स्टॉक में फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जो लास्ट स्टॉक है। चलिए, तो ये होती है सारी चीजें आइटम से रिलेटेड। अब हमने आइटम इंपोर्ट करना देख लिया है, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारा कस्टमर इंपोर्ट करेंगे और फिर वेंडर इंपोर्ट, ठीक है। और मैनुअली आइटम बनानी है तो वो भी मैं बता दूंगा किस तरीके से बनती है। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको एडिट पर जाके दिखा दिया है, तो इसी तरीके से बनेगा, कोई ज्यादा इसमें मसला है नहीं। एडिट पर जाके तो इस तरीके से सारी आइटम बनेगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइटम नेम डालेंगे, यहाँ पे यूनिट अगर पीस के अलावा और भी है तो बहुत सारी यूनिट्स दी हुई हैं, कॉन्फ़िगर यूनिट्स पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और HSN कोड डाल देंगे, यहाँ से आप HSN कोड सर्च भी कर सकते हैं आइटम वाइज, ठीक है, किसी का भी HSN कोड सर्च कर सकते हैं। और बाकी चीज आप दिख ही रही है तो सेव कर दें। तो ये है आपका आइटम मस्त। अब चलिए, जैसे कि मैं बता रहा था, कस्टमर भी इंपोर्ट करने वेंडर, तो पहले हम वेंडर इंपोर्ट कर लेते हैं परचेज के रिगार्डिंग। चलिए, परचेज पर जाऊंगा। अब यहाँ पे जब आप वेंडर पर आएंगे तो यहाँ से नया वेंडर बनाना है तो आपको न्यू पर जाना होगा। न्यू पर जाने के बाद आपको कंपनी नेम देना होगा, डिस्प्ले नेम, यानी कंपनी नेम क्या है और डिस्प्ले क्या होना चाहिए बिल के अंदर, फिर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेंडर लैंग्वेज, फिर यहाँ पे अदर डिटेल्स आ जाती है। अगर आपका जो सप्लायर है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपोजिशन डीलर हो चाहे फिर वो रेगुलर डीलर, तो उनका जीएसटी नंबर लिखना। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, ओवरसीज, हर तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। फिर आपको सोर्स ऑफ सप्लाई जो कि जीएसटी नंबर होगा उसी के हिसाब से सोर्स ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा, पेन नंबर, करेंसी, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। बट जैसा कि कहा था मैनुअली काम नहीं करने वाले, टोटली एडवांस। तो वेंडर भी मुझे इंपोर्ट करना है, तो वेंडर पर जाऊंगा, फिर से 3 डॉट पर जाना है और यहां से आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा और इंपोर्ट वेंडर पे हम चले जाएंगे। अब मेरे को केवल वेंडर इंपोर्ट करने, तो कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को चूज करना पड़ेगा। अब इसी पार्टी में मेरे पास वेंडर रिपोर्ट्स ये रहा, वेंडर में सिलेक्ट करूंगा, ओपन करेंगे तो फाइल हमने चूज कर लिया। अब मैप फील्ड का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पर जाएंगे। जानने के बाद ये मैप फील्ड, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले तो आपका जो जरूरी मैप फील्ड है वो रहेगा डिस्प्ले नेम, क्योंकि रेड कलर में शो हो रहा है तो डिस्प्ले नेम कर देंगे। उसके बाद सोर्स ऑफ सप्लाई, करेंसी कोड, अगर जरूरी नहीं है तो हम छोड़ देंगे। वो कैसे पता चलेगा, जब आप नेक्स्ट करेंगे और रेडी टू इंपोर्ट आ जाते हैं आपका सभी डेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेडी टू इंपोर्ट नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये सारी आप मैप फिल कर लीजिएगा यहाँ से देख करके, ठीक है। देखिए मेन क्या है मैं बता देता हूँ, जैसे डिस्प्ले नेम हो गया, ठीक है। फिर बिल में जीएसटी होता है तो जीएसटी ट्रीटमेंट हो गया वेंडर के साथ, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, बिलिंग एक्शन अटेंशन हो गया, स्टेट, सिटी, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन सबको मैंने मैप किया हुआ है। ये ऑलरेडी आ गया क्योंकि हमने फाइल ही क्लाउड एआई से बनवाई है। चलिए, ये सारी चीज हो गया। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, देखिए कोई प्रॉब्लम ना है तो ये अच्छा है। तो अभी नेक्स्ट, ये फिर से अभी जैसे नेक्स्ट किया तो फिर से क्या दिखा रहा है, रेडी टू इंपोर्ट। 18 वेंडर्स हैं हमारे, यानी 18 सप्लायर है जिनसे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हो सकता है कोई दिल्ली से हो, कोई राजस्थान से हो, है ना। रोहित गारमेंट्स के जो 18 वेंडर्स है वो लिस्ट आ गई है। 3 फील्ड बता रहा है, एनमैप है, बट हमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हमारे सारे वेंडर रेडी हैं इंपोर्ट होने के लिए, तो एनमैप फील्ड का कुछ हमें करने की दिक्कत नहीं है। जैसे कि पैन कार्ड एनमैप है, तो अगर मैं बैक जाऊंगा और अगर यहाँ पर मान लीजिए पैन कार्ड दिख जाता है तो उसे आप मैप कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मिलेगा पैन कार्ड आपको, नहीं होगा तो फिर हमारी लिस्ट में ही नहीं होगा वो। ये रहा पैन नंबर, तो यहाँ पे मैं जैसे ही पैन लिखूंगा तो देखिए पैन आ गया। अब मैं इसको फील्ड करूंगा तो 3 की जगह 2 ही फील्ड रह जाएंगी। देखिए नेक्स्ट करूंगा तो अब जो 3 अनमैप फील्ड दिखा रहा था अब केवल 2 ही दिखाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से वर्किंग करता है ये मैप फील्ड वगैरह। तो अभी बाकी चीजों को मैं फील्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटा रेडी है इंपोर्ट होने के लिए, तो मुझे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट इंपोर्ट पर जाऊंगा और अब देखना ये डेटा भी मेरा इंपोर्ट, यानी जो वेंडर्स हैं रोहित गारमेंट्स के, वो भी हमने क्या कर दिया, सक्सेसफुली इंपोर्ट कर दिया है। देखिए
और वेंडर में भी देखिए कोई पेबल वेबल कुछ नहीं दिखा रहा, केवल वेंडर क्रिएट हुए हैं, है ना, कोई भी इनका भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाया गया है। चलिए, तो आनंद फैशन हाउस उस पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाया गया है। तो ये है, अभी कोई इसमें ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं किया गया, तो देखिए ना कोई कमेंट्स ना कोई ट्रांजेक्शंस, सब नील है अभी, ठीक है। बिल, देयर आर नो बिल्स। लेकिन जैसे हम परचेज करेंगे, परचेज बिल इंपोर्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या होने लगेंगी, फिल होने लगेंगी अपना आप। चलिए, अब मैं इसको एडिट करके दिखा देता हूँ कि जैसे कि हम बना रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी नेम में डाला है आनंद फैशन हाउस, वो ही हमने डिस्प्ले नेम में डाल दिया। फिर आनंद का जो ईमेल एड्रेस है वो हमने डाला है। फिर आनंद का जो मोबाइल नंबर है वो यूज किया गया है। वेंडर लैंग्वेज यूज की गई है। जीएसटी ट्रीटमेंट रेगुलर डीलर है क्योंकि वेंडर है। और कहाँ से है, पंजाब। तो पंजाब से इसलिए इनका जो जीएसटी नंबर है 03 से स्टार्ट हो रहा है। इस चीज को आपको देखना है, ठीक है। बाकी चीज आप यहाँ से फिल कर लेंगे। पैन नंबर ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर से आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। तो ये हमारे वेंडर भी क्या हो चुके हैं, इंपोर्ट। 18 वेंडर्स थे, एक बार फिर से काउंट कर लेंगे हम। यहाँ पे 18 पर जाएंगे, टोटल व्यू पर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 18 दिखा रहा है। देखिए 1 से 18 यहाँ पर दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है। अब वेंडर भी हो गए, तो फटाफट से हम देर क्यों कर रहे हैं, कस्टमर भी ऐड कर लेते हैं। और आप चाहें तो कस्टमर ऐड करने से पहले परचेज बिल अब इंपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परचेज बिल के लिए आइटम्स चाहिए और वेंडर्स चाहिए, बस। क्योंकि हमें वेंडर से ही परचेज करना है, तो हम परचेज बिल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं कस्टमर क्रिएट करने से पहले या कस्टमर को इंपोर्ट करने से पहले। बट जैसा कि मैंने बताया था, हम लाइन वाइज चलेंगे, तो पहले हम कस्टमर ही इंपोर्ट कर लेते हैं। सेल्स पर जाएंगे और कस्टमर पर जाएंगे, सेम चीजें रहने वाली है। देखिए, अब न्यू पर जाएंगे, सॉरी न्यू पर नहीं जाना, हमें तो इंपोर्ट करना है ना, हमें 3 डॉट पर जाना है, इंपोर्ट्स पर जाना है और यहाँ से इंपोर्ट कस्टमर कर लेंगे। देखिए, आप इंपोर्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, कभी आप लोग सोच रहे हैं कि क्या फ्रीलांसिंग इतनी ही आसान है कि बस डेटा इंपोर्ट करो और हो जाएगा। नहीं, ये कब कर पा रहे हैं, जब आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। जब आपको आइटम्स की नॉलेज होगी, परचेज कैसे बनाया जाता है उसकी नॉलेज होगी, वेंडर्स की नॉलेज होगी, तब आप कर पाएंगे। यानी प्रॉपर अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी तभी आप फ्रीलांसिंग कर पाएंगे। और ये तो मैंने ये ज्यादा डेटा, बड़ा डेटा लिया नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा ज्यादा चीजें बड़ी करके मैं शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एक नॉर्मल क्लाइंट का नॉर्मल डेटा कैसे सेटअप करना है वो ही मैं केवल बता रहा हूँ। बट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अलग अलग काम करना पड़ सकता है। एज ए फ्रीलांसर हो सकता है क्लाइंट आपसे केवल अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करवाना चाहे, हो सकता है क्लाइंट आपसे आईटीआर रिटर्न फाइल करवाना चाहे, हो सकता है क्लाइंट आपसे कुछ और डेटा इंपोर्ट करवाना चाहे या कुछ और कस्टमाइजेशन करवाना चाहे। तो एज ए अकाउंटेंट, एज ए फ्रीलांसिंग आपको सारे काम आने चाहिए। और जरूरी नहीं कि चलो सारे काम आते ही हों, बट जो काम आता है उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि क्या है कि आपका रिव्यू खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेन कमाई क्या है एज ए फ्रीलांसर, अगर मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, अब कोई भी क्लाइंट मेरे ऊपर विश्वास कब करेगा, क्योंकि जब मेरा रिव्यू अच्छा आएगा, ठीक है। जो मेरी प्रोफाइल मैंने लिंक्डइन पर बनाई है या और कहीं मेरी प्रोफाइल मैंने बनाई है, तो वहां पर जिन जिन लोगों ने मेरा सर्विस लिया होगा मुझसे, तो उन्होंने वहां पर रिव्यू भी दिया होगा कि भाई ये अच्छा काम करते हैं, ये गंदा काम करते हैं, इनसे अकाउंटिंग नहीं हो पा रही है या अच्छी अकाउंटिंग करते हैं। तो उन्हीं रिव्यू को तो देख आपके क्लाइंट्स आएंगे ना आपके पास। तो सबसे बेस्ट तो पहले अपना पोर्टफोलियो तैयार करना। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्रीलांसिंग में आपको सबसे पहले सारी स्किल्स सीखनी होंगी, आपको एक्सपीरियंस लेना होगा, जस्ट उसके बाद फिर आप फ्रीलांसिंग करेंगे। अगर आप डायरेक्टली आ जाते हैं फ्रीलांसिंग में तो शायद हो सकता है आप अटक जाए, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, एक्सपीरियंस ही गेन करना है। तो आप इस सॉफ्टवेयर से एक्सपीरियंस अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर को सीखिए, उसके बाद पहले कहीं जॉब कीजिए या डायरेक्टली भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, पर तब कर सकते हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाएं सारी चीज़ों में, कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें आती है। समझ में आ गया? चलिए टॉपिक पर फिर से चलते हैं। तो हम कस्टमर ऐड कर रहे थे, अगर आप लोग भूल गए हो तो कस्टमर ऐड करने के लिए मैं 3 डॉट पर गया था, इंपोर्ट पर क्लिक किया। अब मैं कंटिन्यू पर जाऊंगा। कंटिन्यू पर जाने के बाद फिर से वही सेम रहेगा, चूज फाइल करेंगे और यहाँ से हम हमारे कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद बाकी सारी चीजें वही आ रही हैं, नेक्स्ट करेंगे और मैप फील्ड ऑटोमेटिक सब ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं। देखो एक चीज करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो मैं यहाँ से जीएसटी ट्रीटमेंट को हटा दूं 1 मिनट, तो हो सकता है हमारा डेटा इंपोर्ट ना हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा दे कि जीएसटी ही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे आप। तो मैं नेक्स्ट करता हूं।
तो मेरे ख्याल से डेटा इंपोर्ट नहीं होना चाहिए अब। ओके, डेटा इंपोर्ट होने के लिए रेडी है। मैं 2-3 और फील्ड एक बार हटा देता हूँ, क्योंकि जब हम 2-3 फील्ड हटाएंगे, देखिए करते हैं। अच्छा, अगर मैं डिस्प्ले नेम को ही हटा दूंगा ना, तो फिर डेटा आगे नहीं जाएगा। देखिए मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे अभी देखिए ऊपर के आगे एक इंडिकेशन आ गया, मैंडेटरी कॉलम जो है वो आपकी मिसिंग है, तो उसको आपको मिसिंग बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नेम करूंगा और आ जाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज और करके देखता हूँ। नहीं, बाकी चीजें तो ठीक आ रही हैं, कोई और हटाने से फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। मेन तो डिस्प्ले नेम था, वो हमने कर दिया है। तो मैं एक बार जीएसटी ट्रीटमेंट वाले फिर से ले लेता हूँ हमारी दोनों चीजें, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ऊपर वाले में कर देंगे जीएसटी ट्रीटमेंट। चलिए कर दिया है। अब नेक्स्ट करेंगे और देखिए डेटा फिर से इंपोर्ट होने के लिए रेडी है, और इस बार कोई गड़बड़ होगी नहीं, क्योंकि पहले भी नहीं हो रही थी। तो देखिए अनमैप फील्ड सारी फील्ड हो गई है, इसकी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। अब इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। तो आपके आइटम्स, कस्टमर्स और वेंडर्स सभी इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जैसे इंपोर्ट हो जाएंगे तो पहले मैं आपको कस्टमर दिखा देता हूँ किस तरीके से बनते हैं। चलिए, तो अग्रवाल टेक्सटाइल हाउस, अमित अग्रवाल, अमित मेहता, अनिल अग्रवाल, ये सारे हमारे कौन है, अशोक सिंह, ये सारे हमारे कौन है, कस्टमर है जो हमसे रोहित गारमेंट से क्या करते हैं, परचेज करते हैं। मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं फिर से एडिट पर जाऊंगा, और एडिट पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फिर से वही सारी चीजें, कंपनी नेम, डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी ट्रीटमेंट। अगर देखिए कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप रेगुलर नहीं करेंगे, वहां पे कंज्यूमर करेंगे, तो कंज्यूमर का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस तरीके से। बट जैसा कि रोहित का डेटा है उसमें इसको रेगुलर डीलर बताया गया, तो हम डीलर ही करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप सारे अपने जो कस्टमर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, और देखिए कुछ कुछ कस्टमर, देखिए जैसे ये रजिस्टर्ड कस्टमर है, लेकिन आप दीपक कपूर को देखेंगे, मैं क्लिक करता हूँ, दीपक कपूर के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो कंज्यूमर है। अब मैं एडिट करूंगा तो दीपक कपूर का देखिए जीएसटी ट्रीटमेंट क्या दिखा रहा है, कंज्यूमर दिखा रहा है केवल। समझ में आ गया? तो ये तो था डेटा। अब हमने सारी चीजें इंपोर्ट कर लिया है, कौन कौन सी, आइटम, कस्टमर और वेंडर। अब हमें क्या करना है, अब हमें परचेज बिल इंपोर्ट करना है, यानी क्या कहा था रोहित गारमेंट्स ने कि उनकी बैक डेट की एंट्री भी करनी है। तो जब हमारे पास डेटा है तो हम क्यों एंट्री करें बैक डेट में जाके, सॉफ्टवेयर से ही करवा लेते हैं। और परचेज सेल में मैंने खासकर कुछ फील्ड में आपके लिए रखा है कि सारी जो डेटा है वो इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, हम सारा डेटा इंपोर्ट कर पा रहे हैं। बट परचेज सेल में मैंने क्या रखा है, परचेज सेल में एक में मैंने रखा है कि आप पूरा डेटा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जो फाइल है हमें खुद से बनानी होगी, फिर वो कैसे बनाएंगे हम आगे देखते हैं। तो परचेज करने के लिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ स्क्रीन को, या फिर हम होम पर भी आके देख सकते हैं डायरेक्टली। होम पर आ जाएंगे, अब हम परचेज पर जाएंगे। अब आपको पहले ना सेल बिल नहीं करना है इंपोर्ट, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले में परचेज करना है। अब मैं डायरेक्टली बिल पर जाऊंगा, और देखिए अभी तक 0 बिल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑल बिल सिलेक्ट किया हुआ है। 3 डॉट पर जाएंगे, इंपोर्ट्स पर जाएंगे, इंपोर्ट बिल पर जाएंगे, और यहाँ से फाइल को क्या करेंगे, चूज करेंगे। फाइल चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने परचेज बिल को चूज करना है, और यहाँ से मैं ओपन कर दूंगा। अब फिर से मैप फील्ड का ऑप्शन आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैप फील्ड। देखिए बिल नंबर, बिल डेट, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, रेट का ऑप्शन आ रहा है, एचएसएन कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप ला सकते हैं यहाँ से एचएसएन करके। देखिए नहीं आ रहा है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पे दिखा देगा क्या, तो या फिर नहीं होगा तो हम इसे छोड़ देंगे। हो सकता है कि हमने जो टेबल है उसमें बनाया ही ना हो, बट कोई नहीं, वो ऑटोमेटिक कर देगा। हम नेक्स्ट करेंगे तो डेटा इंपोर्ट होने ही वाला है हमारा, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी वो तो चेक करना पड़ेगा जब इंपोर्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर ये ज्यादा टाइम लेता तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि डेटा इंपोर्ट होने ही वाला है। ठीक है, कोई भी गलती नहीं हो रही है। और कई बार क्या होता है कि डेटा तुरंत हो जाता है ना, तो उसमें कई बार गलती दिखा देता है कि वो इंपोर्ट होने में टाइम लगाता ही नहीं है। तो देखिए 54 के 54 परचेज बिल हमारे क्या इंपोर्ट है। और देखिए 3 मैप फील्ड हमारी नहीं है, टैक्स अमाउंट, आइटम टोटल, यूजेज यूनिट, कोई जरूरी भी नहीं है अगर नहीं है तो। ठीक है, अब अगर मैं प्रीवियस पर जाकर रेट का ऑप्शन हटा दूं तो शायद हो सकता है कि डेटा इंपोर्ट ना भी हो। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। मैं प्रीवियस पर गया और ये जो रेट का ऑप्शन है, कई बार ये अगर हम हटा दें, एक बार चेक करते हैं,
एक बार मैं रेट का फील्ड हटा देता हूँ, एक बार मैं फिर से नेक्स्ट करने की कोशिश करता हूँ कि डेटा इंपोर्ट होगा या नहीं होगा। दिखा दिया प्रॉब्लम। नॉन ऑफ रो कैन बी इंपोर्टेड। आपका जो डेटा था वो इंपोर्ट, अब देखो आप ये मत समझना जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो 54 बिल आ रहे थे, अब ये 177 क्या है भाई, आपके एक्सेल डेटा के हिसाब से आपने 177 रो बना रखी है। कैसे मैं आपको शो करता हूँ, देखिए हम इस पर आ गए, हम हमारे जो परचेज बिल इसको ओपन करते हैं। ठीक है, परचेज फाइल को मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लास्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका 177 तक आपकी फाइल है, ये रो फाइल। यानी क्या हो रखा है कि देखो बिल नंबर 4, बिल नंबर 4, बिल नंबर 4, इसमें एक्सेल में इस तरीके से लिखा गया है। और जबकि ये टोटल बिल नंबर 4 कितना बिल बना, बिल नंबर 1 ही बना, तो टोटल परचेज बिल तो 54 है, लेकिन उनकी जो रो है ना वो कहाँ तक है, 177। अब आप कहेंगे कि 178 तक दिखा रहा था, नहीं, देखिए जो रो 1 है उसमें तो केवल हेडिंग्स दी गई है, इसलिए बिल रो कितनी, 177 रो में आपका डेटा है। तो देखिए इस तरीके से बता रहा था मैं। अब हमने क्या किया, जब मैं इंपोर्ट कर रहा था ना, अब ये कह रहा है कि इंपोर्ट के लिए रेडी नहीं है डेटा, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो ये खुद ही बता देगा। देखिए रेट आइटम प्राइस कैन नॉट बी एम्प्टी, आप रेट और आइटम प्राइस को एम्प्टी नहीं रख सकते। अब इसके दो ही कारण है, क्या तो मैप फील्ड में गलती मिलेगी, मैप फील्ड को चेक कर लो, तो मैप फील्ड में हमें क्या दिख रहा है, रेट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब गलती यहीं पर है। तो अगर यहाँ पर रेट का ऑप्शन ना आए तो फिर जो आपने डेटा बना रखा है एक्सेल में, उसमें कहीं आपका रेट का कॉलम या जो रो है वो मिसिंग है। आप समझ में आया कैसे पता लगाएंगे। तो अब मैं डेटा को क्यों छेड़ूंगा, क्योंकि डेटा तो मेरा ठीक है, तो मैं प्रीवियस पर जाऊंगा और ये जो रेट वाला ऑप्शन था उसको ही मुझे करेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज मैं आपको लास्ट अभी जो हमने कस्टमर इंपोर्ट करे थे उसमें दिखा रहा था मैं, बट उसमें क्या जीएसटी ट्रीटमेंट वो अपना आप कर रहा था। ठीक है, तो कई बार चीजें सॉफ्टवेयर अपना आप कर भी देता है, तो हमें उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई उसमें तो हम करे थे उसमें तो इंपोर्ट ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से रेट करना है, रेट पर मैं फिर से करूंगा, आप देखना डेटा इंपोर्ट फिर से हो जाएगा। और आपने देखा था जब फर्स्ट टाइम मैं इंपोर्ट कर रहा था परचेज को तो कितना टाइम ले रहा था, और सेकंड टाइम जैसे किया तो तुरंत हो गया, क्योंकि उसको पता था कि वो इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है। अब मैं फिर से करूंगा तो हो सकता है ये फिर से टाइम लेने लग जाए। तो नेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेने वाला है जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि 54 परचेज बिल है, तो सभी को इंपोर्ट करने में थोड़ा सा तो ये टाइम लेगा ही लेगा। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई नहीं, अगर टाइम ले रहा है ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर सॉफ्टवेयर टाइम ले रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है, इसका मतलब हमारा डेटा इंपोर्ट होने के लिए क्या है, रेडी है। तो देखिए आपका डेटा जो 54 बिल है वो रेडी है, तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर दूंगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपसे ही क्वेश्चन करूंगा, आपको बताना है कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए खुद को पॉज कर दूंगा, आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है किस वजह से हो रही है। पहले डेटा इंपोर्ट होने दो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा, फिर आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पर अच्छी बात है अगर टाइम ले रहा है तो। देखिए 54 के 54 बिल हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपके 25 पर पेज, यानी एक पेज पर 25 ट्रांजेक्शन आ रही है। इसका मतलब आपको 3 पेज लगेंगे। देखिए मैं यहाँ तक बिल देखिए 2026 यहाँ पे बिल नंबर 31 आ रहा है। अब मैं आगे करूंगा तो फिर आगे आ जाएगा, देखिए 26 से स्टार्ट हो गया और बैक आ जाएंगे तो यहाँ से 1 से लेकर 25 तक तो बिल ये हैं, और फिर आगे लेकर 26 से लेकर आगे के बिल यहाँ पर है, और जाएंगे तो आपके 4 बिल अलग से दिख जाएंगे। तो हम बैक आ जाएंगे। अब टोटल व्यू काउंट भी 54 दिखा रहा है। अब जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, यानी कि अब आप देखिए कि हमने बिल क्या कर दिए, अपलोड कर दिए, यानी परचेज कर लिया है। तो परचेज कर लिया तो स्टॉक आइटम, इसका मतलब हमारे पास आ गया होगा। चलिए हम होम पर जाते हैं, पहले तो हम डायरेक्ट भी जा सकते थे। अब मैं आइटम्स पर जाता हूँ, आइटम पर क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये जो किड्स वियर है ये तो अभी भी स्टॉक ऑन हैंड 0 दिखा रहा है अभी। चलिए किड्स वियर छोड़िए, आप ये पूरी कॉलम देखिए, सारी कॉलम जो है 0 दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए पूरी कॉलम 0 की 0 है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने परचेज बिल इंपोर्ट किए और ये कह रहा है कि आपके पास स्टॉक ही नहीं है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है ये। अगर आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इससे पता चल जाएगा अगर आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बता सकते हैं, नहीं आ रहे तो आप कह सकते हैं सर नहीं। आप चलिए कहिए मत कुछ भी, पर अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, और जिनको नहीं आ रहा है तो वो अभी ना करें कमेंट्स।
चलिए मैं ही बता देता हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि नहीं आता, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए, जब हम इंपोर्ट करते हैं ना परचेज और सेल बिल को, तो ये डायरेक्टली बिल को सेव नहीं कर देता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि हो सकता है बिल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। तो ये क्या करते हैं, सारे बिल को ड्राफ्ट में डाल देते हैं। यानी अगर मैं परचेज पर जाऊं, बिल्स पर जाऊं, तो यहाँ पर चेक कीजिए, सभी बिल को इसने ड्राफ्ट में डाला हुआ है, ड्राफ्ट में। समझ में आ गया। चलिए एक बिल को मैं कन्वर्ट टू ओपन कर देता हूँ, कि यानी इस बिल को मैं एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए आपका बिल किस में आ रहा है, ड्राफ्ट में आ रहा है। मैं कर देता हूँ कि बिल मान लीजिए सेंड हो चुका है या कन्वर्ट कर हो चुका है, ये बिल हमें रिसीव हो चुका है, रिकनसाइल कर दो। तो रिकनसाइल करने के लिए जैसे मैं कन्वर्ट टू ओपन पर करूंगा, तो ये बिल देखो ओवरड्यू दिखा दिया, क्योंकि आज जो डेट है और बिल की जो डेट है वो काफी दिन हो चुका है, इसलिए ओवरड्यू दिखा रहा है। इस पर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रोहित का पुराना डेटा भाई क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये बिल कौन सी डेट को बना था, ये बिल बना था भैया, यहाँ पर देखिए 7/6/2026 को बना है, ठीक है। और ड्यू डेट इसकी 22/6। तो आज काफी टाइम हो चुका है, इसलिए क्या दिखा रहा है, ओवर ड्यू दिखा रहा है, क्योंकि जो टर्म थी पेमेंट की वो 15 डेज की थी। देखिए बिल बना था 7/6 को, ड्यू डेट है 22 को थी, यानी पैसे 22 तारीख तक आ जाने चाहिए थे, तो इसलिए 15 दिन का टाइम दिया हुआ था। और यहाँ पर ओवर ड्यू दिखा रहा है आज की डेट के अनुसार, क्योंकि हम वीडियो बाद में बना रहे हैं, डेटा पहले का है, इस वजह से। अब देखिए कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब जो किड्स वियर थे, कुर्ता सेट था, वुमेन कुर्ती थी, और ये जो आपका कुर्ता सेट वुमेन है, यानी क्वांटिटी 16, 25, 38, ये अब आपके स्टॉक में आ जाएंगे। अगर मैं आइटम्स पर जाऊं, तो अब अपना स्टॉक ऑन हैंड देखेगा। इसको जीरो देखने से मत समझ जाना जीरो है, क्योंकि किड्स वियर कौन सा वाला यहाँ पर है, ये नीचे देखिए, कुर्ता सेट वुमन था 38 पीस दिखा रहा है आपको यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको शो करेगा। तो ये स्टॉक हैंड में आ चुका है हमारा 38 पीस। देखिए 16 पीस ये आ चुका है, और 38 पीस हमारा ये आ चुका है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपका स्टॉक, मैं इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। जैसे इसको ओपन किया, तो देखिए स्टॉक ऑन हैंड में 16 आ गया, और अवेलेबल स्टॉक में भी क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब आपको समझ में आया किस तरीके से। तो अब मुझे परचेज बिल ड्राफ्ट से निकालने, तो क्या एक एक करके ड्राफ्ट से ऐसे निकालना पड़ेगा? फिर तो इससे अच्छा तो हम परचेज बिल बना ही लेते, अगर एक एक से निकालना है। नहीं, एक एक से नहीं निकालना। आप यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, पर ऑल सिलेक्ट करके देखो करना कैसे, मैं समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना ऑप्शन नहीं आ रहा कि आप इसको कन्वर्ट कर दो। तो एक बार क्या करने के बाद इसको फिर से हटाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल बिल की बजाय आप खाली वो बिल निकालो जो खाली ड्राफ्ट में है। जैसे मैंने ड्राफ्ट निकाला तो सारे बिल आ गए ड्राफ्ट के। अब आप इस पर ऑल क्लिक डेट पर क्लिक करो, यानी ऑल बिल सिलेक्ट हो गए। ऑल बिल सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मार्क एज ओपन, यानी सारे बिल को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्लिक कर दो, आर यू श्योर अबाउट मेकिंग सेलेक्टिंग बिल एज ओपन, बिल्कुल श्योर हूं मैं। ओके करेंगे तो सारे बिल जो है आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, पर ये बिल आपके जितने भी है कन्वर्ट। लेकिन कितने बिल हुए, 25, क्योंकि एक पेज पर 25 ही ट्रांजेक्शन थी। तो मुझे फिर से करने हैं। एक बार आप देखो ड्राफ्ट बिल की बजाय एक बार आप देखो ऑल बिल। तो ऑल बिल में कुछ आपको ओपन दिखेंगे और कुछ आपको ड्राफ्ट में दिखेंगे। अगर मैं आगे जाता हूं तो देखिए, समझ में आ गया। बट अगर मैं खाली यहाँ से निकाल सकता हूँ ओवर ड्यूज बिल, यानी ऐसे बिल दिखा दो जो इन पर केवल पैसा लेना बाकी है। ठीक है, इस तरीके से पैसा देना बाकी है, पैसा लेना बाकी है, क्योंकि परचेज बिल है तो पैसा देना बाकी है। मैं ऑल पर आ जाता हूँ, फिर से सारे ऑल आ गए। अच्छा, मुझे बाकी के ड्राफ्ट बिल भी कन्वर्ट करने हैं, तो मैं ऑल की बजाय ड्राफ्ट पर जाऊंगा और ऑल सेलेक्ट करूंगा और मार्क एज ओपन कर दूंगा। तो जैसा मैं परचेज में कर रहा हूँ, ठीक आपको सेल बिल में भी करना है एज इट इज ही, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है। कन्वर्ट हो गया, मैं फिर से क्या करूंगा, ऑल सेलेक्ट करूंगा और इसको फिर से मार्क एज में ओपन कर दूंगा, क्लिक करूंगा। तो देखिए आपके सभी बिल जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ड्राफ्ट से बाहर निकलिए, ऑल बिल पर आ जाइए। अब आपके देखिए सारे बिल, अगर मैं 25 के आगे भी जाऊं, 26 to 50 बिल पर, वो भी आपको क्या दिखा रहा है, कन्वर्ट दिखा रहा है, सारे बिल कन्वर्ट। और अब आप अपने आइटम्स पर आएंगे, तो सारे आइटम का स्टॉक ऑन हैंड चेक कीजिए। 46 पीस, 106, 104, 68, 120, 69, 99, 104, 88, यानी सारा स्टॉक अब हमारे पास आ चुका है। समझ में आ गया। तो ये था परचेज बिल, हमने क्या किया, अभी बनाया है। अब हमें क्या करना है, अब देखो कितना आसान है। मैं एक बार परचेज बिल भी ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाते हैं परचेज के बिल को। चलिए
क्लिक किया और मैं एडिट पर जाऊंगा। एडिट पर जाने के बाद सबसे पहले हमने आइटम नेम डाला, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा आइटम नेम। फिर ये आपके लिए सॉरी मैं आइटम पर हूँ, मुझे परचेज पर जाना था क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि परचेज बिल में आइटम नेम डायरेक्टली कैसे आ गया। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि किस वेंडर से खरीद रहे हो। तो मैं बिल पर जाऊंगा और यहाँ से मैं ऑल बिल सेलेक्ट करूंगा, मैं बैक आ जाता हूँ। चलिए मुझे क्या करना है, कोई भी एक बिल एडिट करके देखना है, तो ये वाला बिल देख लेते हैं। एडिट पे आ जाइए। तो सबसे पहले देखिए जैसा कि मैं बताता वेंडर नेम पूछता, तो वेंडर नेम बताया ओम गारमेंट्स, सोर्स ऑफ सप्लाई राजस्थान, डेस्टिनेशन सप्लाई, बिल डेट। और देखिए जो रेड कलर में है उन्हें लिखना मैंडेटरी है। एक्चुअली अगर आप ये वीडियो देख रहे तो आपको ये सब आता ही होगा, आप एडवांस लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, ड्यू डेट कब का था, आइटम्स। अब यहाँ से आप आइटम बनाएंगे, जैसे बना दिया किड्स वियर, विंटर जैकेट्स। अगर और आइटम करना है तो यहाँ से ऐड रो भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह जो भी अगर आपको लगाना है इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये तो सब टोटल डिस्काउंट है, लाइन आइटम डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। फिर से सेटिंग्स पर जाना होगा, सारे काम करने होंगे। चलिए यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से सारे बिल होंगे सेव। और देखो अगर आपका परचेज बिल सेव नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया था HSN कोड का प्रॉब्लम होगा। तो आपको सेटिंग्स पर जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। सेटिंग्स पर जाना है और HSN प्रॉब्लम। अच्छा अब ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, आइटम से रिलेटेड ही होता है HSN कोड। आइटम पर जाएंगे और यहाँ पर देखो 6 डिजिट HSN कोड है, मैं इसको ना 4 डिजिट का ही कर लेता हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। सेव कर दीजिए भाई, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं किसी भी केस में। चलिए अब आपके सारे बिल एकदम करेक्ट हैं, 4 डिजिट का हमारा HSN कोड था, तो कोई प्रॉब्लम अब यहाँ पर नहीं होगी। चलिए अब हमने सारे परचेज बिल भी कन्वर्ट कर दिए। अब अगर इन परचेज बिल की पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट मेड पर जाएंगे और यहाँ पर अनपेड बिल पर जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर चले जाइए और अनपेड बिल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, नहीं दिखा रहा तो यहाँ से कर देंगे। जैसे मैं अनपेड बिल पर सिलेक्ट करूंगा तो देखना पेमेंट मेड से कर्सर फिर से बिल पर चला जाएगा। देखो कर्सर फिर से किस पर चला गया, बिल पर, क्योंकि सारे बिल की अभी पेमेंट नहीं करी है तो अनपेड है। तो क्या मुझे एक एक करके बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। डेट पर जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड बल्क पेमेंट, यानी एक साथ पेमेंट को रिकॉर्ड करना है। पर नहीं, हमें अपनी मन मर्जी के हिसाब से पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करनी है, क्योंकि पता नहीं कब कब पेमेंट किया था हमने, कब कब पेमेंट नहीं किया। यानी रोहित गारमेंट से अपने वेंडर को पता नहीं कब पेमेंट किया हो कब नहीं किया हो। तुम रोहित के डेटा में से ही कर लेते हैं ना पेमेंट मेड और पेमेंट रिसीव का भी। तो पेमेंट रिसीव पेमेंट मेड करने से पहले पहले मैं एक बार सेल बिल को क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर पेमेंट और दूसरी चीजों पर जाएंगे। सेल पर आ जाएंगे और यहाँ से हम फिर किस पर जाएंगे, इनवॉइस पर जाएंगे, 3 डॉट्स पर जाएंगे, इंपोर्ट पर जाएंगे, इंपोर्ट इनवॉइस करेंगे, चूज फाइल। और देखना सेल बिल में कुछ बिल ऐसे होंगे जो इंपोर्ट ही नहीं हो रहे होंगे। सेल इनवॉइस पर जाएंगे, ओपन करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। अब ये देखिए डेटा इंपोर्ट होने लग रहा है और क्या दिखा रहा है 297, जितने भी रो कोई भी डेटा हमारा इंपोर्ट नहीं हो रहा है। फिर तो देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है भाई। आइटम प्राइस, ओहो ये हमेशा प्रॉब्लम आता ही आता है। तो देखिए आइटम प्राइस का मतलब है कि आपने कोई ना कोई फील्ड मैप नहीं किया है, तो यहाँ पर रेट वाली फील्ड फिर से मैप नहीं है ऑटोमेटिक। चलिए प्रीवियस पर जाकर देखते हैं। अगर यहाँ पे आपको रेट का ऑप्शन ना दिखे, देखिए कई बार क्या होता है रेट का ऑप्शन यहाँ पे सिंपल नहीं दिखाई देता, तो हमें नीचे आ जाना है, आप प्राइस लिस्ट पर आ जाना है। देखो ये आइटम डिटेल पर आ गया और आइटम प्राइस के अंदर रेट डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमें रेट पर जाना है, ये रेट मैंने डाल दिया क्योंकि रेट का ऑप्शन ऊपर नहीं दिखा रहा कहीं पर भी, देखिए। तो मैं क्या कर दूंगा, आइटम प्राइस किस पर लेना है, रेट पर ही तो लेना है, नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपका सारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा कुछ बिल को छोड़कर जो कि मैंने गलत किए हुए हैं। तो हम नेक्स्ट पर जाएंगे, अब ये इंपोर्ट होने लग रहा है। अब देखिए इंपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब टाइम ले रहा है, तो मतलब डेटा इंपोर्ट होना रेडी हो रहा है। तो आसानी से इस बार हमारा डेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपोर्ट हो जाएगा। कोई भी घबराने वाली बात यहाँ पर हमारे लिए नहीं होने वाली यहाँ पर। तो डेटा इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहा है ये, कोई नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए अगर ये टाइम ले रहा है तो बस डेटा फटाफट से इंपोर्ट हो जाता है, उसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो अब तक हम रोहित गारमेंट्स का क्या क्या कर चुके हैं हम वो जान लेते हैं। तो रोहित गारमेंट ने हमें कहा था ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, हमने वो बनाया। उसने कहा था आइटम मास्टर इंपोर्ट करने हैं, वो भी कर दिए। कस्टमर वेंडर ये सब इंपोर्ट करना है, कर दिए। पहले इसको हम क्लिक कर देते हैं। देखिए
अच्छा, कंप्लीट डेटा इंपोर्ट हो गया है। जो हमारे बिल अभी तक अनमैप थे या कुछ बिल ऐसे थे जो नहीं थे, मैंने उसमें एरर किया था, वो भी इसने करेक्ट कर दिया है। यानी हमारे टोटल ही बिल अब क्या है, रेडी है इंपोर्ट होने के लिए। तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो मैं इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मैं बताता हूँ क्या क्या कर चुके हैं। तो आइटम कर चुके हैं, कस्टमर, वेंडर, परचेज बिल इंपोर्ट, और अभी हम सेल बिल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद दो ही चीज रह जाएंगी, पुराने कस्टमर को पेमेंट करना, सॉरी, जो भी हमारे वेंडर है उनको पेमेंट करना, और जो कस्टमर है उनसे पेमेंट रिसीव करना। ये तो था बैक डेटा। और अगर मान लो अगस्त की एंट्री करनी है, जुलाई की एंट्री करनी है, तो वो ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, तो नई परचेज सेल बिल कैसे बनाएंगे वो। तो मैं आपको एक परचेज बिल और एक सेल बिल बनाकर दिखा दूंगा कि किस तरीके से करंट डेट में बिल बनाए जाते हैं, और पुरानी डेट में भी मैं दिखा दूंगा किस तरीके से बनाए जाते हैं। यानी रेफरेंस दे दूंगा, मैं बनाऊंगा नहीं। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि रोहित का डेटा फिर खराब हो जाएगा। क्योंकि जो रोहित ने दिया हुआ है वो ही तो हमें काम करके देना है। क्योंकि रोहित ने भी हमें क्या किया, प्रेजेंट डेटा नहीं दिया है। रोहित ने भी हमें केवल पैक डेट की एंट्रीज दी हैं। रोहित ने कहा है अगर आप ये काम कर लेते हैं फिर मैं आपको जो प्रेजेंट डे की एंट्री वो भी दूंगा, आपको वो भी रिकॉर्ड करनी है, फिर तो मैं वो डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करनी होगी। क्लियर है? तो ये अब हमारी इंपोर्ट हो रहा है। चलिए, डेटा हमारा इंपोर्ट हो चुका है, और ये भी किस में आ रहा है, ड्राफ्ट में आ रहा है। ड्राफ्ट का मतलब है अभी भी आपका सारा बैलेंस आइटम का एज इट इज है, कोई भी आइटम कम नहीं हुआ होगा। जैसे कि किड्स वियर देख लीजिए 46 है, या फिर कुर्ता वुमन सेट जो है स्काई ब्लू कलर का, इसमें 99 पीस है। अब मैं जैसे ही सेल बिल को ड्राफ्ट से हटाऊंगा तो देखना ये कम हो सकता है अगर हमने सेल किया हुआ है तो। ये तो मैं सेल पर जाऊंगा, और देखिए एक बार मैं इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ 99 वाले को। देखिए केवल स्टॉक ऑन 99 दिखा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सेल पर जाऊंगा, सारे इनवॉइस को ड्राफ्ट में निकालने के लिए ऑल इनवॉइस ड्राफ्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे, मार्क एज सेंड कर देंगे कि हमने सेंड कर दिया है। तो सारा बिल एकदम रेडी है इंपोर्ट होने के लिए। क्लिक करेंगे, मार्क एज सेंड कर देंगे, यस। तो काफी बड़ा डेटा लग रहा है सेल का मुझे। चलिए, हमने काउंट तो किए भी नहीं वैसे, 254 थे आई थिंक। और यहाँ से फिर से जाएंगे, मार्क एज सेंड करेंगे, यस करेंगे। काफी बड़ा डेटा लग रहा है, पर व्यू काउंट करें टोटल। अच्छा, 99 बिल्स थे आई थिंक। ओके, चलिए। अच्छा, ऑलरेडी सारे डेटा हो चुका है कन्वर्ट, केवल कुछ बिल्स रह गए, इनको भी कर देते हैं, यस। अभी हम एक बार चेक करते हैं भाई कितना डेटा बच रहा है और कितना डेटा हो गया है। 50, 75, और आगे करेंगे। अच्छा, देर आर नो ड्राफ्ट इनवॉइस हो गए, बस वो थोड़ा टाइम ले रहा था। एक बार हम ड्राफ्ट में फिर से जाते हैं। अच्छा, कुछ बिल अभी भी दिखा रहा है। अच्छा, मैं एक बार ऑल इनवॉइस देखता हूँ कि कितने इनवॉइस थे सेल बिल के। टोटल व्यू पे जाते हैं। ओ, 118 बिल थे, तो अब इसमें से कुछ ही बिल ड्राफ्ट से निकले हैं, हमें सारे निकालने। तो मैं एक बार फिर से ड्राफ्ट पर जाऊंगा, ऑल सेलेक्ट करेंगे, और फिर से इसको क्या कर देंगे, मार्क एज सेंड। यानी 118 का मतलब है कि भाई 25 को 4 बार करना, 5 बार करना पड़ेगा आपको। तो एक बार मैं फिर से एक बार इसको थोड़ा सा टाइम लेने में दो। ये कौन से बिल तक आ गए, बस होने ही वाला तुम्हारा बेटा डेटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेट पर जाएंगे और फिर से मार्क एज सेंड कर देंगे, क्लिक कर देंगे, द सिलेक्टेड इनवॉइस शेड्यूल। बस आई थिंक मेरे ख्याल से हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमने बार बार कर दिया ना, तो शायद हो सकता है प्रोसेस होने में थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। एक बार मैं टोटल व्यू काउंट और कर लेता हूँ कि ड्राफ्ट का डेटा भी कितना रह गया है। 18 बिल हो रहा है, बस ये लास्ट स्क्रीन है, कर देते हैं इसको भी। चलिए, अभी देखिए हमारा सारा डेटा क्या हो गया है। अब बस ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देते हैं बार व्यू काउंट करके। चलिए, बस अब हमारा सारा डेटा क्या हो गया, सेंड हो गया। अब हम ऑल बिल पर जाएंगे, और ऑल बिल पर जाने के बाद अभी भी रह गया क्या कुछ, चेक करते हैं। ऑल बिल पर आ जाइए। ओके, टोटल 118 डेटा आपका हो गया, ड्राफ्ट से निकल चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं, बार कंफर्मेशन होना जरूरी है। किसी का भी काम कर रहे हैं तो चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, पर कंप्लीट करके हमें उसके देना है। तो अभी जब आप यहाँ पर देखेंगे तो सारे इनवॉइस जो है आपके किस में हो चुके हैं, कन्वर्ट
सेंड हो चुके हैं। बस अब हमें आगे क्या करना है, पहले एक बार मैं आपको आइटम्स पर जाके चेक करवा देता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है, क्योंकि कितना खरीदा और कितना बेचा, फिर हम उसके आगे हम पेमेंट और रिसिप्ट भी करने वाले हैं। तो अब हम आइटम पर क्लिक करेंगे स्टॉक वेरीफाई करने के लिए। आइटम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे अपना क्लोजिंग स्टॉक देखिए, यहाँ पे आपको स्टॉक ऑन हैंड जो है अलग अलग दिख रहा है, जो पहले अलग दिख रहा था अब अलग दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने परचेज भी कर लिया है और सेल भी कर लिया। जैसे मैं किड्स वियर अगर आपको दिखाऊं, तो जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमने कोई डाला नहीं था, स्टॉक ऑन हैंड में 25 पीस दिखा रहा है और अवेलेबल स्टॉक में भी 25 क्वांटिटी दिखा रहा है। परचेज के टाइम अलग था, सेल के टाइम अलग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टॉक। आगे भी चल के हम करने वाले हैं, अगर स्टॉक में डिफरेंस आ रहा है वो कैसे, वो हम बाद में करेंगे। अब पहले हम क्या कर लेते हैं, पर पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर कर लेते हैं कि पेमेंट कैसे दी जाएगी और रिसीव पेमेंट कैसे की जाएगी, वो हम पहले देख लेते हैं। वो सब होने के बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन भी देखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे। देन फिर कोई भी आइटम अगर हमारा डिफरेंस निकलता है तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पर जाके आइटम को एडजस्ट कर सकते हैं, कि फिजिकल गोडाउन में ज़्यादा आ रहा है आइटम या फिजिकल गोडाउन में कम आ रहा है सॉफ्टवेयर से, तो हम कहाँ पर जाके एडजस्ट करेंगे वो बाद की बात है। तो पहले हम क्या करते हैं, पेमेंट रिसीव या पेमेंट मेड ये करके देख लेते हैं। अब पेमेंट अगर कैसे से लेनी है तो कैसे लेनी है, और पेमेंट अगर पे करनी है तो कैसे करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको ना एक बार ऑप्शन में जाना चाहिए, बैंकिंग के ऑप्शन में। क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए अकाउंटेंट पर जाएंगे और यहाँ से जब आप बैंकिंग के ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक अलग से आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंकिंग, सॉरी ये रहा अकाउंटेंट में नहीं, अलग से आपको बैंकिंग ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें एक तो आपका कैश का लेजर ऑटोमेटिक बना हुआ है। अब अगर आपको एक बैंक का लेजर बनाना है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड ऊपर। ठीक है, आप चाहे तो अकाउंटेंट में चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाकर भी बना सकते हैं बैंक अकाउंट, और चाहे तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर गए तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको दिखा रहा है पार्टनर बैंक, यानी कि ये कुछ बैंक दिखा रहे हैं जो डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, HSBC, कोटक, SBI, एक्सिस, ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड, ये सब एक बैंक है। और कुछ बैंक है जिनको आप ऑटोमेटिक बैंक फिर से कनेक्ट कर सकते हो, सपोर्टेड बैंक है, जिसमें आपका ICICI बैंक है, HDFC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इन सबको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और यदि अगर आप चाहते हो कि मैं मैनुअल बैंक को क्या करूं, अपलोड करूं, बैंक के लेजर को मैनुअली बनाऊं अकाउंट को, तो आप ऐड अकाउंट पर जाएंगे और यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट बना देंगे, जैसा कि मैं अभी बनाने वाला हूं। क्योंकि हमें क्या करना है, पेमेंट रिसीव करना और पेमेंट पे करना है। तो हो सकता है कि रोहित गारमेंट ने कुछ पेमेंट बैंक से लिया हो या कुछ पेमेंट बैंक से किया हो, तो यहाँ पे क्या जरूरी है, बैंक अकाउंट बनना। तो रोहित गारमेंट का जो बैंक है वो HDFC बैंक है, क्योंकि उन्होंने हमें HDFC बैंक का ही बैंक रिकंसिलिएशन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर अकाउंट में मैं HDFC बैंक के नाम से एक लेजर बना दूंगा। ठीक है, जाएगा किसके अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर ही। ठीक है, INR में मैं इसका यूज करेंगे, और यहाँ पर फिर अकाउंट नेम, बैंक नेम, IFSC कोड, ये सब आपको डालना है। फिलहाल मैं क्या करूँ, इसको डायरेक्टली एज इट इज सेव कर देता हूँ। तो क्या कर रहे हैं, ओके, इसमें शायद ऑलरेडी बना हुआ है मेरे इस वाले में, तो मैं वापस इसको थोड़ा सा चेंज करके बना देता हूँ। देखिए ये अब आपका बैंक बन गया है। तो आप बैंकिंग पर आएंगे तो यहाँ पे आपको तीनों अकाउंट दिखा रहे हैं, पैटी कैश भी दिखा रहा है और HDFC बैंक अकाउंट भी दिखा रहा है, और एक अनडिपोजिट फंड है। अनडिपोजिट फंड क्या होता है, जैसे कोई भी अगर आप पेमेंट ले रहे हैं या दे रहे हैं, कर रहे हैं, अगर वो किसी बिल से लिंक नहीं है पेमेंट, तो वो जो अमाउंट है अनडिपोजिट फंड में आ जाता है। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास HDFC बैंक भी आ गया और पैटी कैश भी आ गया। अब अगर पेमेंट करना है मुझे या पेमेंट रिसीव करना है, मान लीजिए मैं पहले पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, और आप चाहे तो अपना ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट पर जाके अपना जो है ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस क्यों डाला जाता है कि मान लीजिए पेमेंट बैंक में होगा पैसा तभी तो आप काम कर पाएंगे। अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा, पेमेंट ही नहीं होगा, तो कैसे सेल परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने ना तो यहाँ पे कैश में ओपनिंग बैलेंस डाला था स्टार्टिंग में, ना बैंक में, जबकि स्टार्टिंग में कैपिटल और कैश बैंक जो है वो करना होता है। बट नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम किया जाएगा, जो डेटा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, फिलहाल हम उस पर फोकस नहीं करें, हम केवल आज फोकस करें कि कैसे ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं इनपुट द्वारा। हालांकि अगर पहले से उनका बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे बैंक का भी और कैश का भी। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पेमेंट लेने के लिए तो सेल वाउचर पर जाएंगे,
सेल पर आपके जो इनवॉइस है, सारे ये जो इनवॉइस अभी तक इनकी एक भी पेमेंट नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि एक साथ पेमेंट करनी, तो आप यहाँ पर इनको सभी को ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से आप पेमेंट इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे बल्क अपडेट का भी ऑप्शन आता है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारी पेमेंट को इकट्ठा भी कर सकते हैं। देखो सारे अनपेड इनवॉइस आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव पर जाऊंगा तो देखो एक भी पेमेंट क्या नहीं है रिसीव। ठीक इसी प्रकार से जब सेल के बजाय अगर आप परचेज बिल पर जाएंगे जो आपको पे करना है, तो पेमेंट मेड में देखो अभी एक भी ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे मैं गो टू अनपेड बिल पर जाऊंगा, अगर सभी बिल की पेमेंट करनी है तो सभी बिल को सिलेक्ट करके आप रिकॉर्ड बल्क पेमेंट भी कर सकते हैं। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, ना तो रिकॉर्ड बल्क पेमेंट करेंगे ना हम रिसीव करेंगे बल्क पेमेंट। हम क्या करेंगे, रोहित ने हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है एक्सेल के ऊपर, हम उसी को ही इंपोर्ट करेंगे जैसे अब तक सेल और परचेज को किया है। हालांकि आप इसे रिकॉर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो सारे बिल आ जाएंगे, ठीक है। ओम गारमेंट का, राधे फैब्रिक्स का, कृष्णा अपरियल्स का, सारे पेमेंट के ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। बिल किस डेट को था और आप पेमेंट किस डेट को कर रहे हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। बट मुझे नहीं कर रहा है, मैं कैंसिल करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया हम क्या करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करना ही हम बेहतर समझते हैं। तो अब इंपोर्ट करने के लिए डेटा को हमें क्या करना होगा, जो हमारा डेटा है पार्टी का उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर पेमेंट, जो हमें कस्टमर से पेमेंट लेनी है वो डेटा यहाँ पर हमने इस नेम से बना रखा है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, सेल बिल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा पेमेंट रिसीव पर, एक भी पेमेंट नहीं है, मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा डेटा को। इंपोर्ट पेमेंट पर जाएंगे, फाइल को हम चूज कर लेंगे। फाइल हमारी है पार्टी के अंदर, फोल्डर के अंदर, यहाँ से कस्टमर वर्किंग सेलेक्ट करेंगे, ओपन। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे कुछ फील्ड आएगी इंपॉर्टेंट, वो फील्ड को आपको मैप करना है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ फील्ड को मैप कर देता हूँ जो फील्ड मैप नहीं है। चलिए और भी बहुत सारी फील्ड आएंगी बट एक बार हम करके देखते हैं अगर हो जाता है तो। नहीं, डेटा इंपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि आपकी 3 फील्ड जो अभी मैप नहीं है। तो एक एक करके हम एक बार हम इनको मैप कर देते हैं। मोड के अंदर मोड आ जाएगा आपका, और यहाँ पर डिपॉजिट में हम पेड थ्रू कर देते हैं। चलिए, और एक यहाँ पर हम इनवॉइस पेमेंट कर देते हैं। ये तीनों फील्ड मैप कर दी जो बाकी थी। तो अभी देखिए कर्सर हमारा स्क्रॉल हो रहा है, तो देखिए हमारा डेटा जो है वो रेडी है। 110 जो भी पेमेंट इनवॉइस है सारे रेडी है। अब हम इसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे। तो जैसे इंपोर्ट करेंगे देखना अब हमारे पास पेमेंट आ चुकी है। कुछ पेमेंट कैश में आएगी और कुछ पेमेंट बैंक में आएगी जिस हिसाब से हमने बना रखा है। तो चलो अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली और देखते हैं कि क्या क्या पेमेंट है और बैंक में क्या बैलेंस है, कैश में क्या बैलेंस है। हालांकि जब हम पे करेंगे तो हो सकता है बैंक और कैश का बैलेंस नेगेटिव में चला जाए, क्योंकि अभी हम ना कोई ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं ना पहले का बैंक से मैच कर रहे हैं। चलिए, तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है इंपोर्ट होने में, पर जैसे इंपोर्ट हो जाएगा आपको जो बिल थे सेल के वो ओवर ड्यू ओपन वाले वो सारे अब आपको पेड मिलेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया तो सारे बिल देखिए यूपीआई एनईएफटी जिस भी हिसाब से पेमेंट हुई है सब यहाँ पर शो कर रहा है, और सारे बिल क्या दिखा रहा है, पेड 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 दिखा रहा है। ठीक है, जब आप सेल इनवॉइस पर जाएंगे तो देखिए सारे बिल हमारे क्या हो गए, पे हो गए, कुछ बिल को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि मैंने डेटा इस हिसाब से बनाया था क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन भी आपको करके दिखाना है, जिसमें अगर मान लीजिए पहले से अगर एंट्री अगर आपने नहीं की हुई है तो वो कैसे मैच करेगा, यानी ऑटोमेटिक एंट्री भी कर देगा। अब मैं आपको एक बार ऑल डेटा पे आके दिखाता हूँ। ऑल डेटा पे आएंगे तो देखिए ये बिल की पेमेंट हो चुकी है जहाँ पे आपको पेड दिखा रहा है, और इन बिल की पेमेंट नहीं हुई है जहाँ पर ड्यू या ओवर ड्यू दिखा रहा है। क्लियर हुआ? तो कुछ पेमेंट हमने कर दी है, कुछ पेमेंट अभी नहीं करी है। चलिए, जो पेमेंट हो गई है उनका देखो बैलेंस एकदम 0 दिखा रहा है, यानी कोई बैलेंस ड्यू नहीं दिखा रहा। और जो पेमेंट नहीं हुई है जैसे कि ओवर ड्यू देखिए इसका बैलेंस दिखा रहा है अभी भी 11,025 रुपीज। अब जैसे हमने क्या किया है, ये पैसा हमने लिया है, तो अगर हम बैंकिंग के ऑप्शन पे आ जाते हैं और हमारा कैश और बैंक चेक कीजिए तो आपका जो HDFC बैंक है उसमें भी अकाउंट में अमाउंट कितना है, 9,53,683.70 पैसे। वही अगर पैटी कैश की बात करूँ तो 22,256.50 पैसे अभी हमारे पास है। तो HDFC बैंक में भी बैलेंस आ गया, पैटी कैश में भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी
पेमेंट करनी है, ठीक है। और फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन भी मैं आपको करने बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से हम पेमेंट रिसीव करते हैं और इस तरीके से हम पेमेंट क्या करेंगे, मेड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी ये सारी चीजें देखो एडवांस चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से आपको देखना है कि पेमेंट रिसीव, तो ऑलरेडी इसका वीडियो आ चुका है, या इन डिटेल अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं ये सारी चीजें, तो आप हमारा ज़ोहो बुक्स का लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप लेट ये वीडियो देख रहे हैं तो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, जैसे भी हमने इंपोर्ट किया है, जो कि पेमेंट रिसीव करना था उसको इंपोर्ट किया, वैसे ही हमें पेमेंट मेड के बिल को भी क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो पहले तो एक बार मैं वापस से आपको सेल बिल पर जाकर पेमेंट रिसीव दिखा देता हूँ। कुछ पेमेंट रिसीव हो गई हैं, देखिए ऑल पेमेंट रिसीव। वहीं आप देखना चाहे ऑल ड्यू पेमेंट, तो यहाँ से ड्यू पेमेंट भी देख सकते हैं। ऑल पेमेंट देखना चाहे तो ऑल पेमेंट भी देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर मैं इनवॉइस पर जाऊं, यहाँ पर आप देखना चाहें कि भाई ऑल इनवॉइस या अनपेड इनवॉइस, तो जैसे मैं अनपेड पर जाऊंगा तो कुछ बिल है जो अभी पेड नहीं हुई, ये हम बैंक रिकंसिलिएशन के लिए रख रहे हैं, उसमें हमारे यूज में आएंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट मेड वाले को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें परचेज पर जाना होगा, इसके बाद पेमेंट मेड पर जाना होगा, अभी कोई भी पेमेंट नहीं हुई है। 3 डॉट पर जाएंगे, इंपोर्ट पर जाएंगे, इंपोर्ट पेमेंट करेंगे, फाइल को चूज करेंगे। देखिए ये बिल अपलोड करते समय आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से डेटा बना हुआ है, ठीक है। तो डेटा का भी आपको खास ध्यान रखना है कि डेटा किस तरीके से बना हुआ है। हमने सिलेक्ट किया बिल को और ओपन किया, नेक्स्ट करेंगे। फील्ड को मैप कर लीजिएगा, जैसे हम बार बार मैं आपको बोलता रहा हूँ कि फील्ड मैप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, और अभी देखना होगा कि क्या हमारा जो पेमेंट मेड है वो सारा इनपुट हो रहा है या कुछ नहीं। बिल्कुल इसने एक फील्ड मैप नहीं दिखा रहा, बाकी सारा डेटा कह रहा है कि आपका इनपुट हो रहा है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। अब देखिए आपका जो रिसीव का डेटा था वो भी हो गया इंपोर्ट, और जो आपका पेमेंट करने का डेटा था वो भी इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपका बैलेंस होगा ना वो नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में क्यों जाएगा, क्योंकि पेमेंट हमने ज़्यादा करी है, रिसीव हमने कम किया है। तो जब मैं बैंकिंग पर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो बैलेंस है बैंक का वो माइनस में। बैंक का बैलेंस माइनस में क्यों, पैटी कैश का क्यों नहीं, क्योंकि जो पैसे रिसीव करें वो ज़्यादा कैश में करें, और जो पे करें वो ज़्यादा हमने बैंक से करें, इसलिए जो बैंक का बैलेंस है वो नेगेटिव में है। बट हमें अभी ये चीज़ें नहीं देखनी है, नेगेटिव पॉजिटिव वो सभी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको केवल यहाँ पे समझा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, और प्रोजेक्ट में ये गलती नहीं करनी जैसा कि मैं नेगेटिव में बता रहा हूँ तो आप भी नेगेटिव में कर दे कि ठीक है, नहीं बिल्कुल गलत है। वो तो आप देखेंगे, आप पूछेंगे जैसे कि ओपनिंग बैलेंस क्या था। अभी मैंने आपको ना आइटम में ओपनिंग बैलेंस डाला, किसी में भी ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है, मैं डायरेक्टली बस आपको इंपोर्ट करना और किस तरीके से प्रोजेक्ट करते वो बता रहा हूँ। अगर आपके प्रोजेक्ट में क्लाइंट का ओपनिंग बैलेंस है तो आप ओपनिंग बैलेंस भी डालेंगे, क्योंकि अगर बैंक में पैसा नहीं होगा तो आप पैसा पे कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव अमाउंट जाएगा ही नहीं। बट ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है, डायरेक्टली ऐसे मैंने करके दिखा दिया। अब देखो हमने सारी पेमेंट यहाँ पे कर दी है, कुछ पेमेंट रह गई है, ठीक है। सेल के और परचेज के अंदर देखते हैं कि सारी हो गई है। तो अब हमें बिल्स के अंदर आना है, तो ये लगभग सारे बिल दिखा दिए, कुछ परचेज बिल छोड़कर और कुछ सेल बिल छोड़कर, यानी लगभग सारी अमाउंट क्या हो गई है, पे हो गई है। अब लगभग जब हमने अमाउंट पे कर दी, सामने वाले ने हमें पे कर दिया। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बैंक स्टेटमेंट है, जैसे रोहित की मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट है, रोहित ने कहा है कि आप मेरी बैंक स्टेटमेंट को मिलान कीजिए, रिकंसाइल कीजिए कि क्या जो हमने ज़ोहो बुक में ट्रांजेक्शन करी है बैंक से रिलेटेड, क्या वही बैंक में हुई हुई है, क्या किसी अलग डेट में तो नहीं हुई है, या जो ट्रांजेक्शन अभी हम नहीं किया और जो बैंक में हुई है उन्हें कैसे करेंगे, ठीक है। या वो ट्रांजेक्शन ज़ोहो बुक्स में भी हमने की नहीं है पर बैंक में पैसा जा चुका है, उनको ज़ोहो बुक्स में कैसे लेके आएंगे। जैसे मैंने जो स्टेटमेंट बनाया उसके अंदर देखिए कुछ एक्सपेंस की एंट्री भी रखी है, जिन एक्सपेंस को हमने बैंक के थ्रू किया है। बट यहाँ पर देखिए आपके पास एक भी एक्सपेंस नहीं हुआ ज़ोहो के अंदर। बट जैसे मैं बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करूंगा और उस स्टेटमेंट से जब मैं पे करूंगा तो देखना ये एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब बैंकिंग में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है आपको देखिए। सबसे पहले मैं बैंकिंग पर जाऊंगा, यहाँ से आप करेंगे
HDFC बैंक करना है तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट करेंगे। किस बैंक का स्टेटमेंट आपको इंपोर्ट करना है, तो अभी हमारे पास एक ही बैंक है तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल को यहाँ से चूज करेंगे और फाइल आपकी जो है डेस्कटॉप में है, तो डेस्कटॉप से हम फाइल ले लेंगे हमारी बैंक स्टेटमेंट HDFC बैंक वाली। इसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और मैंडेटरी मैप फील्ड कौन सी है, डेट की है जो ऑलरेडी फिल है। दो फील्ड और है करनी है जो हुई नहीं है, जैसे विड्रॉ, तो मैं विड्रॉ की कर देता हूँ, टैब बटन करेंगे और डिपॉजिट की ओर कर देते हैं हम। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये आपकी 163 ट्रांजेक्शन्स है जो सारी इंपोर्ट होने के लिए रेडी हैं। क्लिक करेंगे तो टोटल जो 163 ट्रांजेक्शन्स है आपकी इंपोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर ये बता रहा है, अच्छा 163 रो थी, ओके, एक हेडिंग की। अब यहाँ पर देखिए जब आप बैंकिंग में जाएंगे, ठीक है, बैंकिंग में जाने के बाद ये कह रहा है कि 162 ट्रांजेक्शन अनकैटेगराइज है। अनकैटेगराइज का मतलब जो है कि आपके बैंक में है, क्या जोहो बुक में भी है, उसे मिलान करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए 162 अनकैटेगराइज ट्रांजेक्शन दिखा रहा है आपके। भाई ऑल ट्रांजेक्शन पर मैं जाऊंगा तो ये वो ट्रांजेक्शन जोहो बुक में मैनुअली एडिट की गई है। देखिए स्टेटस क्या है, मैनुअली एडिट है। और 162 ट्रांजेक्शन कुछ जो बैंक के अंदर है, हमारे बैंक स्टेटमेंट में है। तो अब हमें क्या करना है, रिकंसाइल करना है। तो रिकंसाइल कैसे करना है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बिल पर क्लिक करूंगा। जैसे बिल नंबर ये ले लीजिए 1826। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा मैच ट्रांजेक्शन और एक आएगा कैटेगराइज मैनुअली। ठीक है, मैच ट्रांजेक्शन का मतलब है जो ट्रांजेक्शन मैंने चूज करी है, यानी 1826 1475 की जो ट्रांजेक्शन मैंने चूज किया है उसका सबसे बेस्ट मैच क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कस्टमर पेमेंट 1475 का दिखा रहा है, डेट 1826, निशा ट्रेडर्स, यानी निशा ट्रेडर्स के नाम से आपने ऑलरेडी पेमेंट की हुई है या पेमेंट रिसीव की हुई है। तो ये बेस्ट मैच दिखा रहे हैं। क्या आप इसको रिकंसाइल करना चाहते हैं, यदि हाँ तो आप इसको क्या कर देंगे, मैच। देखो इसके अलावा मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, निशा जो टंडन है उसके बिल में जाके दिखाता हूँ कि ये ट्रांजेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, रेफरेंस नंबर भी देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहा है। 1/8/2026 की कस्टमर पेमेंट है, ये किसकी पेमेंट है, कस्टमर की पेमेंट। तो एक बार मैं इसको मैच करे बिना सेल्स पे जाता हूँ, एक बार सेल्स पे आ जाते हैं। अब सेल्स की पेमेंट रिसीव पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बिल नंबर निशा टंडन का, देखिए 1826 निशा टंडन का जो बिल है ऑलरेडी क्या दिखा रहा है, पे, यानी 1475 का जो बिल है वो ऑलरेडी पे है हमारी बुक्स के अंदर भी और बैंक के अंदर भी। तो अगर आप उसे मैच करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग पर जाएंगे, 162 ट्रांजेक्शन्स पर आएंगे, इसको मुझे मैच करना है, मैंने क्लिक किया, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बता देगा कि 1 मैच आ रहा है, तो आप इस पर बस क्लिक कर दो। तो ये एक मैच हो गया। बाकी ट्रांजेक्शन कितनी बची, 161 जो अनकैटेगराइज है या अनरिकंसाइल है। अब उन्हें भी क्या करना है, एक एक करके मैच करना है। फिर से हमने ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट किया। अभी हम एक बार करते हैं 29/7 का बिल जो 1785 का है। 1785 को जैसे ही सिलेक्ट किया तो दिखा रहा है बेस्ट मैच, कि ये मैच हो गया है किससे, ये आपका अंकित मल्होत्रा कस्टमर पेमेंट। हो ना हो ये 1320 भी आपकी क्या कस्टमर पेमेंट। मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि डिपॉजिट साइड में अमाउंट है, विड्रॉ में होता तो यानी पे किया होता, ये कौन सी साइड है, डिपॉजिट साइड में। तो ये हमें मिल जाएगा अगर हम इसको ढूंढेंगे तो सही से, ठीक है। या फिर ये ट्रांजेक्शन अभी हुई नहीं है, कोई मैच ही नहीं दिखा रहा है हमारी एंट्री से रिलेटेड, 1320 का कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा, फिर ये क्यों कर दिया। तो इसका मतलब ये वो ट्रांजेक्शन है जो हमारी बुक्स में नहीं है, तो हमें खुद से कैटेगराइज मैनुअली करना पड़ेगा इसको ले जाकर के, कि हम कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो देखिए कस्टमर पेमेंट किया, सिलेक्ट कस्टमर करेंगे कि कौन से, उसका बिल नंबर हमें खुद से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये 1320 ट्रांजेक्शन है कहीं दिखाई नहीं दे रही हमें, देखिए। तो हम इनवॉइस पर जाए, यहाँ पे 1320 का कोई ट्रांजेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करूं 1320 तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन आपकी बुक में ही नहीं है, यानी आपकी बैंक में तो है ये ट्रांजेक्शन पर आपकी बुक में ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आपको खुद से बताना पड़ेगा। या फिर हम क्या करेंगे, एक सेकंड के लिए रोहित का जो बैंक स्टेटमेंट है वो हम उसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा 1320 का ट्रांजेक्शन। चलिए इस तरीके से हम भी देख सकते हैं। और वो डिपॉजिट का तो हमें डिपॉजिट में ही देखना है,
ठीक है। तो डिपॉजिट में आएंगे, 1320 का ट्रांजेक्शन आपको चेक करना है कि किस वजह से वो शो कर रहा है आपको। देखिए कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन, देखिए ये रहा 1320 ट्रांजेक्शन, और 1320 का हमें ट्रांजेक्शन दिख गया है रोहित की बैंक स्टेटमेंट में, तो दिख गया है। पर ये पैसा किस चीज का है? ओ, ये ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, कोई इंटरेस्ट मिला है हमें सेविंग अकाउंट के अंदर, उस चीज का पैसा, यानी किसी कस्टमर का या किसी डेटर का पैसा नहीं है ये, मतलब डेटर का पैसा नहीं है ये, ठीक है ना, किसी सप्लायर को क्या हुआ पैसा, ये हमें इंटरेस्ट मिला है। तो ये तो इसलिए ही बार बार शो नहीं कर रहा था। तो अभी हमें क्या करना है, खुद से मैनुअली इसकी ट्रांजेक्शन करनी होगी। तो मैं 160 वाली ट्रांजेक्शन पर फिर से जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं कैटेगराइज मैनुअली करूंगा। अब आपको पता नहीं किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस की पेमेंट है, अदर इनकम की। मान लीजिए इंटरेस्ट इनकम की पेमेंट है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम कर लूंगा, 1320 कर दूंगा, और अमाउंट किस में आ रहा है, पैसे में आ रहा है हमारे पास, बैंक में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफर करूंगा। जैसे मैं फिर से जाके देख लेता हूँ पैसा किसके थ्रू आया है, ये बैंक के थ्रू पैसा है, तो मैं यहाँ पे बैंक कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ, नहीं ई फंड ट्रांसफर आएगा ना यहाँ पर। तो चलिए मान लीजिए पैसा में एनईएफटी के थ्रू मिला है, तो यहाँ से मैं एनईएफटी कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। अब ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब यहाँ पे रूल नेम आप बता सकते हैं कि किस तरीके को आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल फॉलोइंग क्राइटेरिया मैच, एनी वन ऑफ क्राइटेरिया मैच, यहाँ पे आप बता सकते हैं। अमाउंट कितना है, ठीक है, इज इक्वल टू 320 है। रूल नेम बताइए भाई क्यों कर रहे हैं, या स्किप कर दीजिए रूल को, ये कुछ ट्रांजेक्शन रूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये अमाउंट भी मैंने क्या कर दिया है, तो देखिए 159 आ गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे जाकर के, तो आपको इनकम और एक्सपेंस में वो अमाउंट दिख जाएगा अदर इनकम के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ। ये ट्रांजेक्शन का भी बेस्ट मैच दिखा रहा है, कस्टमर पेमेंट, इसको भी मैच। अब जो जो मैच होता जा रहा है वो ऑलरेडी मैच कर देगा। चलो देखो मैं अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये तो वो ट्रांजेक्शन है जो हमने मैच कर दी है। अब मान के चलो ये जो 3826 वाली एक पेमेंट है विड्रॉ की मानी, यानी हमने पैसे निकलवाए हैं, किसी पार्टी को दिए होंगे, तो 99,216 का ये बिल है। तो मैं परचेज पर जाता हूँ, परचेज पर जाने के बाद मैं एक बार बिल पर जाता हूँ और ये बिल का पेमेंट देखते हैं हुआ है नहीं हुआ है। मैं बिल पर गया और अनपेड बिल पर गया। चलिए तो यहाँ पर 99,000 वाला बिल शायद हो चुका है, इसलिए पेड में अनपेड में नहीं दिखा रहा। तो मैं एक बार पेड बिल पे चला जाता हूँ। पेड बिल में हो सकता है वो 99,000 वाला बिल दिख जाए, देखो ये रहा, ठीक है। ये बिल है 99,216। एक बार इस बिल को मैं ना डिलीट कर देता हूँ, इस बिल को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट। तो बिल को हमने ओपन किया और बिल को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। एडिट बिल पर जाएंगे और इस बिल को एक बार हम डिलीट कर देंगे। अगर डिलीट हो जाता है तो मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो मैं पेमेंट मेड पर आ जाता हूँ। पेमेंट मेड पर आकर ये जो वाला जो बिल था 99,000 वाला, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। देखिए ये बिल मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये बिल भी अनपेड बिल में चला गया होगा। तो यहाँ से मैं जाऊंगा अनपेड बिल पर, ठीक है। हम बिल्स पर गए, बिल्स पर जाने के बाद हमें जाना है अनपेड बिल पर, और यहाँ पे आपको 99,000 वाला बिल भी शो हो जाएगा। देखिए ये रहा, ठीक है। 22/7/26 न्यू इंडिया के नेम से आपका बिल है 6/8/26 99,216। अब ये देखना है कि 22/7/2026 वाला ये जो बिल है, क्या ये हमारा पेमेंट में हो रखा है। तो बैंकिंग में जाऊंगा, यहाँ से ट्रांजेक्शन में जाएंगे, अनकैटेगराइज्ड ट्रांजेक्शन में, तो 99,000 216 का बिल तो शो कर रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बिल दिखा रहा है कि बेस्ट मैच। बिल क्या है, एकदम मैच हो रहा है आपका 22/7/2026 से न्यू इंडिया वाले बिल से। बट परचेज में जाएंगे तो वो अभी पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैं जैसे ही मैच कर दूंगा तो पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप देखो मैं परचेज पर आऊंगा, वो वाला बिल फिर से हट जाएगा। अनपेड से वो बिल देखो हट चुका आपका 99 का, यहाँ पर कहीं बिल नहीं दिखा रहा, और वो बिल अब आपका पेमेंट मेड में आ चुका है। देखो ये वापस से पेड हो चुका है। तो समझ में आया। अगर आपके बैंक में कोई ट्रांजेक्शन है, बट अगर आपने वहां पर ट्रांजेक्शन नहीं किया है किसमें, रोहो बुक्स में, तो बैंक ट्रांजेक्शन से डायरेक्टली बैंक से पे भी कर सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट होती हैं। आपको इन चीजों का क्या रखना है, ध्यान। अब पेमेंट रिसीव तो चलता रहेगा। अब मैं आपको बैंकिंग का एक ऑप्शन और दिखाता हूँ। अभी मैंने 2 ऑप्शन दिखा दिया आपको। एक तो 1 by 1 ट्रांजेक्शन को मैच करना,
दूसरा, अगर ट्रांजैक्शन आपकी मैच नहीं है तो उसे हमें खुद से भी करना है। जैसे कि मैं वापस एक एक्सपेंस की एंट्री करके दिखाऊंगा जो हमने नहीं की हुई, बट जोहो बुक्स में नहीं है, पर बैंक के द्वारा हमने वो पेमेंट की गई है। उसके लिए मेरे को बैंक स्टेटमेंट पर जाना होगा। बैंक स्टेटमेंट पे आने के बाद कुछ खर्चे, जैसे कि ये देखो 28/7/26 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हुआ है। कितने रुपए का? 11,000। काफी बड़ा बिल है, 3100 रुपये। वो तो बैलेंस दिखाना ना, विड्रॉ। तो देखिए 3100 रुपये हमने पे किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो ये वाला देखना बैंक ट्रांजेक्शन में तो हो रखा है, पर इसमें नहीं हो रखा, जोहो में नहीं हो रखा। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो ये पेमेंट देख लीजिए, पेमेंट नंबर 157, यानी 156 या 157 ट्रांजेक्शन पर मिलने वाला है। तो जोहो बुक्स में आ जाएंगे। जोहो बुक्स में आने के बाद पहले मैं आपको एक बार एक्सपेंस दिखा देता हूँ। देखिए एक्सपेंस का जो आपका कॉलम रहेगा वो एकदम खाली रहेगा। देखिए एक्सपेंस पे हमने कुछ नहीं किया हुआ। अब हम बैंकिंग पर जाते हैं और ट्रांजेक्शन नंबर 156 पर जाकर एक बार इलेक्ट्रिसिटी वाले बिल को चेक करते हैं। तो अभी हमें काफी आगे जाना है, ये तो 50 ट्रांजेक्शन पर ही आए, हमें जाना है 156 ट्रांजेक्शन के आसपास। चलिए ये कुछ ट्रांजेक्शन आ गई है। अब एक बार हम चेक करते हैं वो 3100 वाला बिल कौन सा है। इसमें से 3900 का इसमें से कोई नहीं आ रहा। एक बार बैक करके चेक कर लेते हैं। 3100 का, चलिए वो पता नहीं कहाँ है। हम इनमें से कोई एक देख लेते हैं, शायद इनमें से कोई एक बिल हो। तो मैं जैसे इस बिल पर क्लिक करूंगा ये भी बेस्ट मैच दिखा रहे हैं। तो अगर हमें फिर से जाना होगा यहाँ पर, ये दिखा रहा है आपका बिल नंबर 157 28/7/26 को जुलाई का बिल है। और पेमेंट कब की हुई है बैंक के अंदर? बैंक के अंदर इसकी जो पेमेंट हुई है वो हुई है 28/7 को। तो हमें भी यहाँ पर 28/7 का ही बिल देखना पड़ेगा। तो हमें फिर से बैक जाना होगा 28/7 का बिल चेक करने के लिए। अभी 6 पे ही आए हम, बैक करेंगे और बैक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें और पीछे जाना पड़ेगा, 28/7 का था। तो बैक जाएंगे तो देखिए हमारी फर्स्ट साइड पर था, हमने ध्यान नहीं दिया। 20 यहाँ पर देखिए 28/7/26 के बिल दिखा रहा है 3100, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रहा है 31। आप देखना जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सीधा कैटेगराइज मैनुअली में चला जाएगा। देखना जैसे ही क्लिक किया तो ऑटोमेटिक कैटेगराइज मैनुअली में आ गया, क्योंकि खर्चे का बिल है। ठीक है, ना किसी वेंडर का है ना किसी डेटर का है। अब यहाँ से आपको खर्चा बता रहे किस चीज का, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा है। तो मैं ऐसे सर्च करेंगे क्या ये ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जो बिल है वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं लेजर इसके अंदर आपके जोहो बुक्स में। फिर भी अगर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के नाम से कोई लेजर ऑलरेडी कहीं बना हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंस के अंदर चेक करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर ये रहा। एडवर्टीजमेंट का भी है, बैंक का भी है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से बना लेता हूँ। न्यू अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। किसके अंदर बनाना है? एक्सपेंस के अंदर बनाना है। तो मैं एक्सपेंस के अंदर बना देता हूँ। और कौन सा बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का। मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बना दिया और इसको यहाँ से सेव एंड सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं? ठीक है, बैंक से कर रहे हैं या कैश में? तो बैंक से ही पेमेंट होगा। तो इनवॉइस नंबर वगैरह बताना पड़ेगा आपको, जीएसटी ट्रीटमेंट बतानी पड़ेगी आपको, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। और वेंडर नेम भी बताना पड़ेगा, कस्टमर नेम भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? मैनुअली एंट्री कर रहे हैं। तो आप खुद से कोई वेंडर चूज कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको एक नया वेंडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, DHBVN मैं बना देता हूँ एक बार, या इलेक्ट्रिक सप्लायर बना देता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक वेंडर बना देता हूँ। ठीक है, बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी वेंडर बना दिया। ठीक है, डिस्प्ले नेम में भी एक बार वही कर दिया हमने। और जीएसटी ट्रीटमेंट एक बार हटा देते हैं हम, इसका सीधा डायरेक्ट अनरजिस्टर्ड कर देते हैं, ताकि जीएसटी की डिटेल्स ना पूछे। सेव, अब मैंने डायरेक्ट बना दिया। अब पे कैसे कर रहे हैं बस आपको वो बताना है। जीएसटी ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक आ गई है। ठीक है, इसको हरियाणा कर दीजिए, कोई भी सिलेक्ट स्टेट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है अभी के लिए। चलिए अब हमने कर दिया, केवल आपको ये बताना है कि इनवॉइस कौन सा है और किस तरीके से पेमेंट। अब पेमेंट तो ऑटोमेटिक बैंक से हो जाएगी। अब जैसे ही सेव करेंगे ये बिल आपका बनकर तैयार। यहाँ पर बस आपको रूल नेम लिखना है या स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद ये आपका ट्रांजेक्शन डिटेल आ गया है।
अब मैं डायरेक्टली पर परचेज पर जाता हूँ और एक्सपेंस पे जाता हूँ, तो एक एक्सपेंस आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो समझ में आया। इस तरीके से आपको क्या करना है, बैंक ट्रांजेक्शन या बैंक रिकंसिलिएशन करना है बैंक स्टेटमेंट से। तो एक एक, एक करके मैंने बताया, और इस तरीके से आप मल्टीपल चाहे तो यहाँ से मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए 156 हो गया है, मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कंसोलिडेट वाउचर, अगर एक साथ 2-3 ट्रांजेक्शन की एंट्री एक साथ करनी है, आपको एक ही डेट में करनी है, तो इस तरीके से मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको किस तरीके से हम पेमेंट रिसीव, किस तरीके से हम पेमेंट मेड करने वाले हैं। चलो, अभी तक हमने रोहित गारमेंट का क्या क्या काम कर दिया है, हम एक बार वो चेक कर लेते हैं उसके ड्राफ्ट से। तो यहाँ पे हम जब वर्क ऑर्डर पर गए तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या करवा दिया, पर हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया रोहित का, आइटम मास्टर को इंपोर्ट किया, कस्टमर और वेंडर को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने बैक डेट की एंट्री करी, जिसमें आपका जून आ गया, जुलाई आ गया, ठीक है। पेमेंट की एंट्री करी, जो मैंने आपको करके दिखाया। पेमेंट को और बैंक को मैंने लिंक करके दिखाया आपको, ठीक है। फिलहाल तो ये एंट्रीज के बारे में बात करें, बट मैंने बैंक स्टेटमेंट से क्या किया, रिकंसाइल भी आपको करके दिखाया कि किस तरीके से हम रिकंसाइल करते हैं। अब उसके बाद हमें हमारा बच गया स्टॉक करेक्शन, की स्टॉक को चेक करना, मंथली रिपोर्ट्स को रेडी करना और फाइनेंशियल रिपोर्ट को रेडी करना। हालांकि रिपोर्ट आपको रेडी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आप जैसा भी काम करेंगे उस तरीके से अपना आप एंट्री क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड होने, सॉरी, रिपोर्ट तैयार होने लग जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट के अंदर, अब मान लीजिए यहाँ तक का जो 10 टास्क थे यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया और रोहित का सारा काम मैंने परफेक्ट करके दे दिया, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया बस आपको उसी तरीके से करना है, पर ध्यान रखना है नेगेटिव बैलेंस का सारी चीज होगा, क्योंकि एक एक डेटा आपको लेना है रोहित से। ये सब हमने जब कर लिया, कंप्लीट करने के बाद अब मान लीजिए इस सब काम का मैंने क्लाइंट से 8,000 रुपीज क्या कर लिया, रिसीव किया। मान लीजिए मैंने रोहित को कहा था ये सारा काम मैं आपका 8,000 रुपीज में कर दूंगा, रोहित ने मुझे पेमेंट करी, सारा काम डन। अब मैं रोहित को ये भी कह सकता हूँ कि जैसे कि आगे की बुक कीपिंग करवाने के लिए, जब जुलाई मंथ चल रहा है उसका कराने के लिए मैं उसको परमानेंट कस्टमर भी बना सकता हूँ। उसका मैं मान लीजिए हर मंथ 4,000-5,000 चार्ज कर सकता हूँ। ये तो वन टाइम था। अब मान लीजिए मैं अगर रेगुलर उनसे कनेक्ट हो जाता हूँ तो उनको कह सकता हूँ अब जो भी रेगुलर बिल बनेंगे वो आपके मैं रेडी कर दूंगा, इसका आप मुझे मंथली 4,000 पे कर देना। अगर इसी तरीके से अगर मान के चलिए अगर आपके 10 क्लाइंट भी हो जाते हैं और पर क्लाइंट आप अगर आप 4,000 लेते हो तो 10 क्लाइंट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपका 40,000 यहाँ पे बन रहा है। तो ये होता है फ्रीलांसिंग। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, अब हम हमारे स्टॉक को एक बार करेक्ट करना देखेंगे और फिर मंथली रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे और फिर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बैंक रिकंसिलिएशन आप करके देखेंगे, आपको डेटा प्रोवाइड हो जाएगा। हो सकता है डेटा को इंपोर्ट करने में आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैंने जोहो की सेटिंग अपने हिसाब से की हुई थी, आपको सेटिंग्स जो है वो अपने हिसाब से करना होगा। हो सकता है आपको एआई की काफी सारी हेल्प लगे, आपको एआई से बार बार पूछना पड़े, तो कुछ नहीं करना है, जो भी डेटा मैंने दिया है वो आप एआई को दे सकते हैं, ठीक है, अपलोड कर सकते हो, उसी आपकी जोहो बुक के हिसाब से क्या कर देगा, डेटा को तैयार कर देगा। तो बस आपके कुछ स्टेप बाकी रह गए प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको करेक्शन करना बताता हूँ, स्टॉक करेक्ट कैसे करते हैं हम, ठीक है। अगर स्टॉक में गड़बड़ी आ जाए तो कैसे करेक्ट करेंगे। तो देखो बैंक का अगर गड़बड़ आ जाए तो मैंने बता दिया कि आपका क्या हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस गलत है, इसलिए बैंक नेगेटिव में, कैश नेगेटिव में जा सकता है। अगर मैं आइटम पर आता हूँ, आइटम पर जाऊँ, मान लीजिए आपका ये जो कुर्ता सेट वुमेन है, ठीक है, ये भी हमारे पास स्टॉक ऑन हैंड में कितना 88 पीस है। बट जब हमने फिजिकल स्टॉक चेक किया गोडाउन पर जाके, ये हमारे 90 पीस निकल के आ रहे हैं गोडाउन के अंदर। बट जोहो बुक्स में देखा जाए तो ये 88 पीस ही आ रहे हैं। तो हो सकता है कि एक्सेल शीट में कोई परचेज सेल की एंट्री मिस हो, जिसकी वजह से ये कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 88 दिखा रहा है, गोडाउन में 86 हो, यहाँ पर 88 दिखा रहा है, गोडाउन में 90 पीस हो, तो कम ज्यादा हो सकता है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको इन्वेंट्री के ऑप्शन पर जाना होगा, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट पर जाना होगा, क्रिएट एडजस्टमेंट पर जाना होगा और आपको क्या करना होगा, जिस डेट को एडजस्ट कर रहे हैं वो बताना होगा। क्वांटिटी एडजस्ट कर रहे हैं, वैल्यू एडजस्ट कर रहे हैं, मुझे क्वांटिटी एडजस्ट करना है। आप रीजन बताएंगे क्या क्या रीजन है, मैं यहाँ पे रीजन बता दूंगा एक्सेस, कि मेरे पास क्या निकल रहा है, एक्सेस निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर
इन्वेंट्री रिवोल्यूशन करना है, स्टॉकिंग रिजल्ट करना है, स्टॉक रिटर्न ऑफ करना है, डैमेज हो गया, स्टोलन हो गया, स्टॉक ऑन फायर, क्या मतलब कि भाई आपका डैमेज हो गया है, फायर से जल गया है, या क्या हो गया स्टॉक के साथ वो, ठीक है। या अलग रीजन भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ऐड न्यू रीजन कर दिया, एक्सेस इन फिजिकल गोडाउन, ठीक है, मतलब एक बताना है कि भाई सेल बिल बनाना भूल गया या कुछ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। या फिर कर देंगे फॉरगॉट सेल बिल या परचेज बिल, इस तरीके से कोई भी एक रीजन दे देंगे, सेव एंड सेलेक्ट कर देंगे, और आपको बताना है कि कौन सा आइटम, तो हमारा वो कौन सा आइटम था, वुमेन कुर्ता वाला आइटम था, 88 पीसेज ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है या माइनस करना है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। क्वांटिटी अवेलेबल कितना है, ठीक है, आपको ये बताना होगा। न्यू क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी है, क्वांटिटी एडजस्ट कितनी है, वो आपको बताना है। जैसे 2 पीस एडजस्ट करना है, 3 पीस एडजस्ट करना है, इस तरीके से आपको बताना है कि भाई उसको माइनस करना है या प्लस करना है। देखो, तो नेट क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी हो जाएगी, 90 पीस हो जाएंगी। आप यहाँ से क्या कर देंगे, कन्वर्ट टू एडजस्ट कर देंगे, ये तैयार हो गया, ठीक है। एडजस्टमेंट डिटेल दिखा रहा है। अब अगर आप आइटम पर जाएंगे और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कुर्ता सेट वुमेन आप 88 की जगह कितना हो गया है, 90 पीस आपके हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप करेक्ट स्टॉक को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, ठीक है। पर आपको पहले देखना है कि वो गलती हुई क्यों, क्या हमने सेल बिल नहीं बनाया, क्या हमने परचेज बिल नहीं बनाया, क्या हमारा जो स्टॉक है वो चोरी हो गया है, या मान लीजिए कई बार क्या हो जाता है कि गोडाउन में आग लगने से स्टॉक जल गया तो स्टॉक कम करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं, आपने चैरिटी में दे दिया है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो रीजन आपको बताना होगा और इस तरीके से आपको काम को करना होगा। तो ये था स्टॉक करेक्शन। अब हमें रिपोर्ट चेक करनी है, तो रिपोर्ट चेक करने के लिए आप रिपोर्ट्स पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सारी रिपोर्ट दिखेगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करूं तो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपका फाइनल अकाउंट में आएगा ट्रायल बैलेंस के अलावा। अगर मैं प्रॉफिट लॉस चेक करूं तो यहाँ से आपका देखो प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। अभी क्यों नहीं दिखा रहा, अब ये दिस मंथ का आपको किस ईयर का देखना है या फिर किस चीज का देखना है, रन रिपोर्ट करेंगे तो उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो जैसे मैंने दिस ईयर किया और रन किया तो ऑटोमेटिक देखो इंटरेस्ट इनकम 1320, हमने एक ट्रांजेक्शन किया था ना इंटरेस्ट का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3100 का एक ट्रांजेक्शन किया था ना, सेल्स टोटल सेल देखिए कितना दिखा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिखा रहा है, इस तरीके से आपका प्रॉफिट लॉस शो होगा। तो आपको मैच करना है अपना प्रॉफिट लॉस रोहित गारमेंट के प्रॉफिट लॉस से अगर उन्होंने दिया हो तो, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट का मिलान करना है। अगर मैं रिपोर्ट पर फिर से जाऊं तो बैलेंस शीट को हमें देखना है, तो ये आपकी बैलेंस शीट दिखाएगा। यहाँ से आप चेंज कर दीजिएगा कि टुडे बैलेंस शीट देखना है या दिस ईयर बैलेंस शीट देखना है। रन रिपोर्ट कर देंगे तो ये आपको आपकी बैलेंस शीट दिखा देगा कि किस तरीके से, क्या आपके पास फिक्स असेट है, क्या आपके पास करंट असेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना असेट है, वो सब चीज आपको बैलेंस शीट शो कर देगा। वहीं अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो फाइलिंग एंड कंप्लायंस में आप आएंगे, जीएसटी फाइलिंग का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा। यहाँ से आप गो टू समरी पर जाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक रेडी मिलेगा आपका जीएसटी का फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दिस ईयर कर देता हूँ, रन रिपोर्ट करूंगा तो देखिए ये आपका जीएसटी रेडी है, बस ऑटोमेटिक रेडी होगा। बस आपको क्या करना है, जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो इसको बस जसन फाइल में कन्वर्ट करना है और इसको शेयर कर देना है, अपलोड कर देना है। फिर तो आप www.gst.gov.in पर जाके पोर्टल पर जाके से अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले GSTR1 अपलोड होगा 11 तारीख से पहले GSTR1 रिटर्न फाइल की जाएगी, देन उसके बाद GSTR3 भी रिटर्न फाइल की जाएगी 20 को, ठीक है। तो ये आप फाइल को यहाँ से अपलोड जैसन में कर सकते हैं और डायरेक्टली पोर्टल पर अपलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपका सारा डेटा क्या आ जाएगा उसके अंदर शो हो जाएगा। देखिए तो अब हमने रोहित गारमेंट का जो पूरा सेटअप था, जो पूरा प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे थे, वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि किस तरीके से काम होगा। अब आगे जाके आप क्या करेंगे, रेगुलर एंट्री करेंगे। अगर आपको मैनुअल एंट्री भी करना होता तो हम किस तरीके से करते हैं, देखिए जैसा कि मैंने कहा था, मान लीजिए मुझे परचेज बिल बनाना है, तो जब भी मैं न्यू बिल पर जाऊंगा मैं यहाँ से मेरे वेंडर को सिलेक्ट करूंगा। जैसे आनंद फैशन हाउस को मैंने सिलेक्ट किया।
अब इसके बाद किस डेट को एंट्री कर रहे हैं वो डेट, अगर मैं आज की डेट में एंट्री कर रहा हूँ तो आज की डेट डालूंगा, अगर किसी पुरानी डेट की एंट्री कर रहा हूँ तो वो मैं पुराना डेट यहाँ पर डालूंगा। तो बैक डेट की एंट्री भी कर सकते हैं और जो डेट चल रहा है उस डेट की भी एंट्री हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग कहेंगे सर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, नहीं, ड्रॉ बुक्स में कोई फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कोई फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं करना, बट आपको बस एक काम करना है, आप अपनी प्रोफाइल पर जाकर, जैसे हमारा रोहित गारमेंट प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पर जाकर बस आपको बताना होगा कि आपका फिजिकल ईयर क्या है। जैसे इंडिया में क्या चलता है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल मार्च, बस आपको ये बताना है और कुछ यहाँ पर डेट नहीं डालना है, 26, 27, 25, 24 नहीं। वो आप परचेज सेल में जब आप काम करेंगे तो बैक डेट में जाके आप काम आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा हमने क्या कुछ किया है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, एक एक चीज मैंने इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, एआई का यूज क्या आप करना सीख गए हैं। ठीक है, और इन डिटेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए ऑलरेडी भी मैंने पहले से भी एक ज़ो की वीडियो बना रखा है जो 11 आवर्स का है, यूट्यूब पर आपको वो मिल जाएगा। उसमें इन डिटेल मैंने ज़ो बुक्स को वहां पर भी कवर करवाया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें अभी हमने आज की हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अभी आगे हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर चाहिए। ठीक है, ज़ो बुक्स का और क्या नया टॉपिक आपको सीखना है या अकाउंटिंग के अंदर आप क्या कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ज़ो बुक का यूज़ कैसे किया जाता है, वो भी एआई के साथ। और अगर इसी तरीके इन डिटेल आपको कंप्लीट ज़ोहो प्लस इन्वेंट्री समझना है तो अब आ गया है ज़ोहो का लाइव कोर्स, जिसमें हम अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, वो भी प्रीमियम प्लान के अंदर। तो अगर आपको लाइव कोर्स में एनरोल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अकाउंट्स एक्सपर्ट की वेबसाइट पर विजिट करना है, या फिर आप अकाउंट्स एक्सपर्ट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, या फिर आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वेट किस चीज़ का, अब हम मिलेंगे हमारे लाइव कोर्स के अंदर।